नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो क्लास है हमारी, यह है कठोर सर की बुक जो हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। आज इसका दोस्तों लास्ट पार्ट है और आज ये क्लास जो होने वाली है मैराथन के रूप में होने वाली है। काफ़ी लंबी क्लास है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास हम आपको करा रहे हैं। बहुत ही लंबी क्लास आपके लिए आज ये होने वाली है और आज हमारा टारगेट है कि यह जो बुक है वो हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो बस दोस्तों आज ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों हमने आपको अजय रावत सर की जो बुक है वो भी आपको कंप्लीट करवाई है। तो उत्तराखंड का जो इतिहास है जितना हमने दोस्तों आपको करवाया है, आपका एक भी प्रश्न यहाँ से अब बाहर नहीं बचेगा। चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, चाहे पटवारी लेखपाल का भी अगर डीप से डीप प्रश्न पूछे। तो देखिए दोस्तों, अजय रावत सर की बुक अगर आपको देखनी है, इसकी वीडियो आपको देखनी है, या फिर जितने भी क्लासेस आपको देखनी है इतिहास वाली या और भी क्लासेस, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि वह पूछेंगे कि शायद आप यहाँ पर जो एमसीक्यूज रखते हैं किस प्रकार से रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि एमसीक्यूज यहाँ पर क्या करते हैं कि जितनी भी क्लास होती है, जितने भी यहाँ पर पेजेस होते हैं, उन सबको पढ़ते हैं और उन सबको पढ़ने के बाद यहाँ पर जैसे भी जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की जहाँ से संभावना होती है, देखिए जो भी प्रश्न बनने की संभावना होती है, अच्छे होते हैं, उन्हें आपके सामने रखते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पर जैसे ये कटा है, इसका मतलब ये हमारे एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं है। ये भी हमने यहाँ पे क्रॉस किया है, इसका मतलब ये एग्जाम के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जैसे ये वाला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इन पॉइंटों को हमने रखा है। जैसे यहाँ पर कुछ और पॉइंट है जहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है, तो इन्हीं पॉइंटों को दोस्तों हमने क्या किया है, यहीं से एमसीक्यूज आपके लिए पिकअप किए हैं और इन्हीं एमसीक्यूज के माध्यम से आपके सामने क्वेश्चन हमने रखे हैं। यहीं से बार बार प्रश्न बनते हैं, पहले भी बने हैं और आगे भी बनेंगे। तो बस दोस्तों इसी माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं, डिटेल के साथ रखते हैं और पूरे क्लास को जो पूरी बुक है इसी माध्यम से एमसीक्यूज के माध्यम से आपके सामने रखकर उसका डिटेल डिस्कशन करवाते हैं। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू देहरादून स्टडी पॉइंट और वीडियो को लाइक भी जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों जरूर इसे शेयर कीजिए। तो अब दोस्तों आज की अपनी क्लास पे चलते हैं। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में डिटेल के साथ डिस्कस किया था, तो अब हम चलते हैं अपनी अगली क्लास पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह है, अब बात करते हैं अपनी अगली क्लास पे। तो यहाँ तक तो हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। तो देखिए 69, 71 वगैरह, मानसा वगैरह सभी को हमने डिटेल के साथ डिस्कस करवाया था। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ तक हमने देख लिया था दोस्तों। तो यहाँ से आज हमारी क्लास शुरू होगी। तो देखिए प्रद्युम्न शातक दोस्तों हमने पढ़ा था और आज की क्लास शुरू करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भूगोल है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात करते हैं आज की अपनी क्लास पे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 97 कि विलियम फ्रेजर किस पवार शासक के काल में टिहरी आया था, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर देंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यानी सुदर्शन शाह, तो यह बिल्कुल सही है। और इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है क्योंकि जब जुलाई 1815 में ये आया था तो इसने अलकनंदा नदी के परगनों के जो थोकदार थे, सयाने लोग थे, उन्हें बताया था कि ब्रिटिश का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है और टिहरी का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है। मतलब लोगों को यहाँ पे बताने का काम इसने किया था। तो 97 का ये हो गया। 98वां क्वेश्चन है कि विलियम टेल ने किस वर्ष नागपुर परगना और ब्रिटिश गढ़वाल की सीमा निर्धारित की थी। तो इसका आंसर दीजिए जरा। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 98 है और इसका सही आंसर क्या होने वाला है। विलियम टेल ने किस वर्ष नागपुर परगना और ब्रिटिश गढ़वाल की सीमा निर्धारित की थी। 1815 में, 1816 में, 1817 में या फिर 1820 में। इसका आंसर दीजिए जरा। तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो सोचिए आप, और अगर दोस्तों आपने इसका आंसर सोचा है 1816 तो यह बिल्कुल सही है। 1816 में जो यहाँ पर विलियम टेल था, इसने यहाँ पर क्या किया था, जो नागपुर परगना है वहाँ पर सीमा निर्धारित की थी ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी क्षेत्र की। तो यहाँ पर ये हो गया 98, 99 और 100 क्वेश्चन है। तो 100, 99 और 98। तो 98 क्वेश्चन पूछा है सुदर्शन शाह को गवर्नर जनरल द्वारा स्थायी सनद कब दी गई थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, डीप लेवल का क्वेश्चन है। 99 क्वेश्चन है रवाई परगने को टिहरी में शामिल कब किया गया था। यह तो सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं। और टिहरी राजधानी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यह पूछा था वीडियो 2021 वाले पेपर में, जिसका अब शायद दोबारा से एग्जाम होना का चांस बहुत ज्यादा है। तो 98 क्वेश्चन, 99 और 100 क्वेश्चन
सुदर्शन शाह को गवर्नर जनरल द्वारा स्थायी सनद। तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा। दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर देंगे, इसका आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी 4 मार्च 1820। तो यह बिल्कुल सही है। स्थायी सनद का मतलब यह था कि जो यहाँ के इसके पूर्वज है, ये सुदर्शन शाह के जो वंश था पूर्वज, उनके वंशजों को उसका अधिकार यहाँ पर स्वीकृत कर दिया था किसने, ब्रिटिश गढ़वाल ने। 99वां क्वेश्चन, रवाई परगने को टिहरी में शामिल कब किया गया। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देंगे ऑप्शन नंबर सी 1824, यह बिल्कुल सही है। 100वां क्वेश्चन है कि टिहरी राजधानी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। टिहरी राजधानी की स्थापना, तो देखिए टिहरी राजधानी की बात करें, टिहरी की स्थापना की बात कर रहे हैं, यानी टिहरी कब बसाया था राजधानी। तो इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो दीजिए जरा क्या होगा इसका सही आंसर, दीजिए आप सभी। और यह प्रश्न वीडियो में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, 5 दिसंबर की पहली शिफ्ट में आपको पूछा गया था। इसका आंसर दीजिए जरा क्या होगा। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दीजिए दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, इसका भी ऑप्शन नंबर ए यानी यह सही है, 28 दिसंबर 1815 इसका बिल्कुल सही है। तो 100 क्वेश्चन यहां पर ये हो गए। अगला क्वेश्चन है 101, 102 और 103। देखिए मूरक्राफ्ट टिहरी पहुंचा था, यह आपको बताना है कि मूरक्राफ्ट टिहरी कब पहुंचा था। सुदर्शन शाह ने राजभवन का निर्माण का कार्य शुरू किया था, कब किया था यह आपको बताना है। और सकलाना मुआफिदिर सामंती क्रूरता के विरुद्ध टिहरी जनता का जो पहला जन विद्रोह था वह शुरू हुआ था, यह आपको बताना है। 101, 102 और 103 इन तीनों क्वेश्चन का आंसर। तो दीजिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चन का आंसर। 101 का क्या होगा, 101 का क्या होगा जरा बताइए पहले कि 1820, 6 फरवरी 1820, 10 अप्रैल 1820, 5 जून 1820 या फिर 22 दिसंबर 1820। तो अगर दोस्तों आप यहां पे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी वाले तो यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए वाले तो जी हाँ ये बिल्कुल सही है, 6 फरवरी 1820 इसका बिल्कुल सही है। मूरक्राफ्ट टिहरी में कब आया था, ये आया था 6 फरवरी कब 1820 को। तो 6 फरवरी 1820 को ये आया था, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है मूरक्राफ्ट, और इसी ने सुदर्शन शाह को क्या कहा था, यह कहा था कलाविदों का शिरोमणि। अब 102 क्वेश्चन, राजभवन का निर्माण कब शुरू किया था। तो बताइए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसका आंसर आप देंगे ऑप्शन नंबर सी 1848, यह बिल्कुल सही है। और सकलाना जो विद्रोह हुआ था मुआफिदरों के विरुद्ध टिहरी जनता के वहां पे, तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1835 बिल्कुल सही है। और 1835 की बात करें दोस्तों, देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। जैसे यहाँ पे मुआफिदार अपनी मन मर्जी कर रहे थे, तब सुदर्शन शाह को जो अंग्रेज थे यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, गवर्नर था उस टाइम पे, उसने अधिकार दिया कि आप इन मुआफिदारों को यहां से हटा सकते हो, उनके पदों से हटा सकते हो, नहीं तो पहले स्थायी रहा करते थे। अब है यहां पर इसका आंसर जरा दीजिए, सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था, जरा दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था। तो दीजिए अभी इसका आंसर दिया था, आप सभी इसका सही आंसर देंगे। तो अजब राम, देखिए अजब राम ने तो दोस्तों क्या कहा था, वो कहा था ज्ञाता दाता सूरमा, ज्ञाता दाता सूरमा। तो ज्ञाता दाता जो सूरमा कहा था वो किसने कहा था, ये तो अजब राम ने कहा था। बाकी दोस्तों मूरक्राफ्ट इसका बिल्कुल सही है। और मोला राम की बात करें तो मोला राम की और सुदर्शन शाह की बिल्कुल बनती नहीं थी, क्योंकि मोला राम इसके विरुद्ध था, सुदर्शन शाह के विरुद्ध, और इसने इस पर एक कविता लिखी है। और उस कविता का नाम क्या है, उस कविता का नाम क्या है दोस्तों, जरा आप बता सकते हैं कि उस कविता का नाम क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, उस कविता का नाम है सुदर्शन दर्शन। क्या है, सुदर्शन दर्शन। तो सुदर्शन दर्शन इसने लिखी है, और यहां पर इसने सुदर्शन शाह की बहुत बुराई की है। बाकी दोस्तों मुकुंदानंद भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, और इसने कौन सी रचना लिखी है, इसने लिखी है सुदर्शनोदय काव्य, सुदर्शनोदय काव्य। तो बस दोस्तों यहां से इन फैक्टों को ध्यान रखना है। अब जरा यहाँ पे देखिए सुदर्शन शाह को बोलंदा बद्रीस भी कहा जाता था। और यहाँ पर बात करें सभासार ग्रंथ की इसने रचना की थी, 7 खंडों में इसने की थी, ब्रज भाषा में इसने की थी, जहाँ पे गढ़वाली भाषा का भी प्रयोग किया गया है बहुत जगह में, और सूरत कवि के नाम से इसने की थी। तो सुदर्शन काव्य से इतनी बातें हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए हरिदत्त शर्मा की बात करते हैं। देखिए हरिदत्त शर्मा कौन था, देखिए हरिदत्त शर्मा दोस्तों यहाँ पर जो सुदर्शन शाह था इसका क्या था, देखिए हरिदत्त शर्मा की बात करें तो इसका ये राज कवि था। यह क्या था, इसका राज कवि था। और यह हरिदत्त शर्मा दोस्तों बहुत सारी इसने पुस्तकें लिखी हैं, आगे आपको डिस्कस करवाएंगे। लेकिन ध्यान रखना जो बाड़ाहाट का जो प्रशस्ति है, बाड़ाहाट का जो प्रशस्ति जहाँ से पता चलता है कि जो मंदिर है बाड़ाहाट में, ये सुदर्शन शाह ने बनवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था, इसका लेख जो लिखा था वो इसी ने लिखा था, हरिदत्त शर्मा ने। तो बस दोस्तों यहाँ से ये है, और इन्हीं को जरा आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले नीचे आइए, यहाँ पर देखिए
सर्व संग्रह शास्त्रम, शायद आपने यह पुस्तक नहीं देखी होगी। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक भी सुदर्शन शाह ने लिखी है, सर्व संग्रह शास्त्रम। अब देखिए पॉइंट 2 पे कि क्या है सभासार ग्रंथ हमने देखा था। फिर देखिए टिहरी में 1848 में राजभवन का निर्माण इसने करवाया था। राजभवन का निर्माण 1848 में, तो राजभवन का निर्माण 1848 में। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे कि सुदर्शन शाह व उसकी रानी ने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, बाड़ाहाट में आपको मिलेगा। और इसका प्रशस्ति किसने लिखा था? अभी देखा हमने, ये लिखा था हरिदत्त शर्मा ने। तो बस दोस्तों यहाँ पर यह है चेतु माणकू और मौलाराम इसके दरबारी चित्रकार थे। मूर क्राफ्ट की बात करें तो 6 फरवरी 1820 में इसके दरबार में आया था, यानी टिहरी गढ़वाल में आया था। और इसने क्या कहा था? इसने इसे कलाविदों का शिरोमणि कहा था। बाकी लास्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे कि 1830 में पहला भू बंदोबस्त इसने करवाया था। प्रमुख इसके सामंत थे यहाँ पे शिवराम सकलानी, गोपाल सिंह बिष्ट। और पहला जन विद्रोह 1835 में हुआ था। और 1835 की बात करें दोस्तों तो यहीं पर 1835 में क्या हुआ था बाद में कि मुआफिदारों को क्या कर सकता था? हटा सकता था, ऐसा अधिकार अंग्रेजों ने दे दिया था। और मृत्यु की बात करें 1859 में, जून 1859 में। तो बस दोस्तों जो 6 पेजेस थे वहां से जितने प्रश्न बन सकते थे यहाँ पर, वो सभी हमने आपको यहाँ पर रखे हैं। अब है अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर है 196 से 97। ये भवानी शाह के बारे में केवल 2 पेज है, ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं बनते हैं, ज़्यादा प्रश्न सुदर्शन शाह से ही बनते थे। तो इसका आंसर दीजिए, भवानी शाह के काल में भू बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था? तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर कब हुआ था? तो सोचिए जरा, भवानी शाह के काल में। तो जी हाँ, अगर आप देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1861, यह बिल्कुल सही है। और भवानी शाह की बात करें, देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला की स्थापना, तो यह कब की गई थी? तो बताइए जरा 106 का। तो अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आप देंगे 1862, यह बिल्कुल सही है। अब जरा यहाँ पे देखिए भवानी शाह की बात करें तो इसकी माता का नाम था गुड़ा देवी। क्या नाम था? गुड़ा देवी। और इससे पहले दोस्तों अगर बात करें, यानी भवानी शाह की बात करें, इसकी गद्दी में बैठने से पहले यहाँ पर एक राजा और बैठता है। और उस राजा का नाम क्या है दोस्तों? जरा सोचिए, बता सकते हैं आप कि क्या नाम था उस राजा का नाम जो इससे पहले गद्दी पे बैठा था और हेनरी रेमज आया था और फिर उसने उसे हटाया था? तो बता सकते हैं कौन था वो राजा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप उसका नाम देंगे शेर शाह तो वह सही है। इससे पहले शेर शाह लगभग कुछ महीने के लिए बैठा, 1-2 महीने के लिए, और ये जबरदस्ती बैठा था। हेनरी रेमज आया, इसने इसे हटाया और यहाँ पर भवानी शाह को गद्दी पर बैठाया, क्योंकि भवानी शाह को पहले ही राजा नियुक्त कर दिया था सुदर्शन शाह ने। बाकी दोस्तों साधारण प्रकृति का था, साधु प्रकृति का था। 60-61 में इसने दूसरा भू बंदोबस्त कराया था, रेमजे के कहने पर करवाया था। रेमजे ने यहाँ पर बहुत वो किया था, मदद की थी। और 1800 यहाँ पर आप देख सकते हैं 1862 में संस्कृत पाठशाला की। तो बस दोस्तों भवानी शाह से इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन है अब प्रताप शाह की 98-99 वाले पेज में। तो प्रताप शाह से यहाँ पे कुछ प्रश्न देखिए। प्रताप शाह ने राज्य में अंग्रेजी स्कूल खोला था, कब खोला था? जरा बताइए कि प्रताप शाह ने अंग्रेजी स्कूल खोला था। बताइए दोस्तों, प्रताप शाह ने अंग्रेजी स्कूल खोला था, यह बताइए कब खोला था? तो बताइए दोस्तों इसने कब खोला था? जरा सोचिए कब खोला था। तो एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ हम वैसे बुक पहले भी डिस्कस करवा दिए हैं। देखिए यहाँ पर जैसे शेरशाह है तो शेरशाह यहाँ पे ज़बरदस्ती गद्दी पर बैठता है, और इस ज़बरदस्ती गद्दी पर बैठने का जो षड्यंत्र था इसकी जानकारी कौन देती है, कौन सी पुस्तक देती है? वो देती है दोस्तों गुलदस्त त्वारिक कोह, जो मियाँ प्रेम सिंह की है। और यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने आपको पूछा था। तो इसका आंसर दीजिए 107 का जरा क्या होगा? तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि प्रताप शाह ने अंग्रेजी स्कूल कब खोला था? तो बताइए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसका आंसर आप देंगे ऑप्शन नंबर ए 1883 में तो यह बिल्कुल सही है। प्रताप शाह ने झूला पैमाइश के आधार पर भू बंदोबस्त करवाया था, कब करवाया था? तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, ये 1873 में करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। और लक्ष्मू कठेत के नेतृत्व में जो दांडक जो विप्लव आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था? तो बताइए जरा ये कब हुआ था दोस्तों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जरा कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, ये हुआ था 1882 में। तो बस यहाँ से 109 तक के क्वेश्चन यहाँ थे। अब जरा यहाँ पे देखिए प्रताप शाह से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए 1881 से 86 तक इसका कार्यकाल था। 1873 में इसने भू बंदोबस्त करवाया था झूला पैमाइश के आधार पर, झूला पैमाइश के आधार पर। तो 1873 में करवाया था। 22 परगनों में इस समय इसने इसे विभक्त किया था, अपने राज्य को इसने 22 परगनों में विभक्त किया था। और देखिए दोस्तों, जो 1821 में जो भू बंदोबस्त कराया था ट्रेल ने, उस समय ट्रेल ने 11 जो यहाँ पर परगने हैं गढ़वाल क्षेत्र में, उतने में विभक्त किया था। जबकि इससे पहले गढ़वाल में 17 क्या होते थे? 17 यहाँ पर परगने हुआ करते थे। गढ़वाल में पहले 17 परगने हुआ करते थे, लेकिन 1821 में जब ट्रेल ने भू बंदोबस्त करवाया था तो 11 परगने में इसने बांटा था। बस दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे कि 22 परगनों के इसने विभक्त किया था। जरा देखिए यहाँ पे कि 1876 में राज्य में खैराती दवाखाने की स्थापना इसी ने की।
1877 में प्रतापनगर की स्थापना इसने की थी। अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। और कब रखी थी आपको अभी पूछा था, हमने बताया था, क्वेश्चन में बोला था कि कब रखी थी। तो दीजिए दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, ये 1883 में रखी थी। कब रखी थी? 1883 में। और फिर यहाँ पे देखिए, कवि देवराज जो दरबारी कवि है इसी का था। देखिए दोस्तों, कई बार आपने किताबें हमने जब आपको डिस्कस करवाई है वहां पे हमने ये पुस्तक आपको बताई है। कवि देवराज की जो किताब है वो क्या है? वो है गढ़वाल राज्य वंशावली, और वह इसी के दरबार में था, प्रताप शाह के दरबार में। तो यहां पर ये हो गया। फिर देखिए 1883 में एंग्लो वर्नर स्कूल यानी जो इंग्लिश स्कूल की नींव रखी थी, इसी को कहा जाता है। पुलिस व्यवस्था की शुरुआत भी इसने करवाई थी। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी इसी के काल में हुई थी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर खेण, पाला और बिशा प्रथा। देखिए खेण का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, खेण जो आपको दिखाई दे रहा है, खेण का मतलब होता है बेगार। क्या होता है? बेगार प्रथा। जो कुली बेगार होता है ना, बेगार, तो खेण का मतलब बेगार होता है। और पाला प्रथा क्या थी? पाला प्रथा का मतलब ये था कि जो दूध, दही, घी जो यहाँ पर सामान होते थे, जो गाय से, जानवरों से प्राप्त होते थे, वो राजा के दरबार में पहुंचाना था। पाला ये प्रथा थी। और बिशा प्रथा क्या थी? देखिए बिशा का मतलब दोस्तों यहाँ पे था अनोसे, जो यहाँ पे अन्न या फिर जो धन धान्य होता था वह राजा तक पहुंचाना था। इस प्रथा को बंद करवाया था रानी गुलेरिया के कहने पर 1885 में प्रताप शाह ने। तो बस दोस्तों यहाँ पर यह है। और अब यहां से आपको इतने ही ध्यान रखने हैं। अब है अगला क्वेश्चन, यह कीर्तिशाह से। कीर्तिशाह से 2 पेजेस हैं, नहीं 3 पेज है, 200, 201 और 202। तो यहां पर जितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों वे आपके सामने रखे हैं। अब जरा आंसर दीजिए कि लॉर्ड कैंपबेल ने किसके संदर्भ में यह कहा था कि मैंने सदस्य राजा भारतवर्ष, मतलब इसके समान कोई नहीं देखा। और जब आपको हमने यहाँ पे ऊपर दे दिया है कीर्तिशाह, तो आप इसका आंसर आराम से दे देंगे, है ना। पेपर लीक पहले ही हो गया है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कीर्तिशाह, ये बिल्कुल सही है। और रानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका है? तो यह पेपर भी पूरा ही लीक है दोस्तों, यह एग्जाम दोबारा होगा। और यह है कीर्तिशाह। तो ठीक है, 110 और 111 आपका इसका आंसर मिल गया है। तो रानी गुलेरिया भी आपने देख लिया है और यहाँ पर आपने यह देख लिया है। अब देखिए दोस्तों, यह पेज हमने एक बार आपको पहले भी करवाया था। लगभग सेम बातें कठोर सर की बुक में लिखी गई है और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वह भी आप देखिए। घंटाघर वाला वहाँ पे कठोर सर की बुक में नहीं है, बाकी सभी लगभग फैक्ट वहाँ पे है। तो बस दोस्तों इन फैक्ट को देखिए। संरक्षिका कौन है? रानी गुलेरिया है। संरक्षिका कौन है? रानी गुलेरिया है। कंपेनियन ऑफ इंडिया की अवार्ड जो दिया गया था वो 1898 में इसे दिया गया था। गढ़वाल का अकबर इसे कहा जाता है। नाइट कमांडर की उपाधि 1901 में दी गई थी और 1900 में दोस्तों इसे 11 तोपों की सलामी इंग्लैंड में दी गई थी। बस दोस्तों इन फैक्ट को ध्यान रखना। कृषि बैंक का निर्माण सर्वप्रथम इसने करवाया था। सर्वधर्म सम्मेलन के लिए स्वामी रामतीर्थ को 1902 में इसके दरबार में आया था और इसने इसे कहाँ भेजा था? इसने इसे भेजा था, जो स्वामी रामतीर्थ थे उसे कहाँ भेजा था? जरा सोचिए दोस्तों, बता सकते हैं कहाँ भेजा था? तो अगर बोले यहाँ पे दोस्तों तो उसे जापान में भेजा था। कहाँ पे भेजा था? जापान के धर्म सम्मेलन में भेजा था। बिजली का कार्य इसी के काल में शुरू हुआ था। और बस दोस्तों यहाँ पर इतने ही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अजयपाल द्वारा निर्मित राज राजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? तो 112, 113 और 114। तो 112 वाला क्वेश्चन भी शायद लीक हो गया है दोस्तों, है ना। तो यह क्वेश्चन भी लीक हो चुका है। तो फिर भी दीजिए आंसर। अब दीजिए जरा, कोई है कि पेपर लीक होने के बाद भी इसका आंसर गलत दे? तो दीजिए जरा 112 का आंसर क्या होगा कि अजयपाल द्वारा जो निर्मित राज राजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो सोचिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, आपका एग्जाम ने जिसने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है वो तो गलत हो गया है, क्योंकि प्रताप शाह इसका आंसर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे नरेंद्र शाह है, ये ध्यान रखना है। और आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो गया है, क्योंकि किसी ने अगर नकल की होगी तो बस उसका यहाँ पर गलत हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने पेज नंबर लगाना भूल गए थे, पर ध्यान रखना यहाँ पर इसका आंसर है नरेंद्र शाह। अजयपाल द्वारा जो निर्मित राज राजेश्वरम मंदिर था इसका जीर्णोद्धार नरेंद्र शाह ने करवाया था। तो बस दोस्तों ऐसे ध्यान रखना है और ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। बस दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है 1921 के आसपास ये करवाया था। जबकि ऐसा पूछा गया है अभी हाल ही के एग्जाम में कि राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजयपाल ने करवाया था। यह प्रश्न अभी जो 2021 में अक्टूबर दिसंबर में एग्जाम हुए थे वहां पे पूछा गया था। अब जरा यहाँ पे दीजिए कि प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बनाया गया। अब देखिए प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बनाया गया, तो बताइए जरा कब बनाया गया, ये आपको बताना है। तो बताइए जरा कब बनाया गया प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज कब बनाया गया? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। और अच्छा क्वेश्चन है, जरा दीजिए इसका आंसर क्या होगा कि प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज कब बनाया गया? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जरा दीजिए आंसर। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा।
तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। 1940 से इसका बिल्कुल सही है। नरेंद्र शाह ने राजधानी नरेंद्र नगर स्थानांतरित की थी। तो इसका आंसर दीजिए जरा, कब की थी? क्वेश्चन नंबर 114 है, जरा दीजिए। तो राजधानी स्थानांतरित कब की थी? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो 1921 में इसने नरेंद्र नगर की स्थापना कर दी थी। 1924 में इसने नरेंद्र नगर में जो यहाँ पर अपना जो राजभवन है इसका निर्माण शुरू कर दिया था, बना दिया था। और फाइनली 1925 में इसने राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। तो 114वां प्रश्न भी ये हो चुका है। और जरा देखिए दोस्तों, नरेंद्र शाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए राजधानी वाले पे, तो राजधानी पे देखिए 1921 में इसने स्थापना कर दी थी। 1925 में इसने ट्रांसफर भी कर दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि इसे गढ़वाल का शेरशाह सूरी कहते हैं। गढ़वाल का शेरशाह सूरी, गढ़वाल का शेरशाह सूरी क्यों कहते हैं गढ़वाल का शेरशाह सूरी? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने बहुत सारे जो यहाँ पर रोड मार्ग है, रास्ता है, उसका निर्माण करवाया था, सड़क मार्ग का निर्माण करवाया था। फिर यहाँ पे देखिए वन संबंधी इसने विशेष कदम उठाए थे और अपने स्कूल के जो अपने यहाँ के जो स्टूडेंट थे उन्हें फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल में भी भेजा था। और यहाँ पर दोस्तों बाकी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर इतने ही पॉइंट है। तो देखिए इन्हें आप डिटेल से देख सकते हैं दोस्तों। फिर अब यहाँ पे देखिए जहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले एग्जाम में बनने वाले हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपको पूछा था 31 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में कनिक सहायक के एग्जाम में। और यह प्रश्न हमने बहुत जगह खोजा कि शायद किस किताब में यह पुस्तक में क्वेश्चन दिया होगा। तो फाइनली दोस्तों हमने पाया कि यह जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था यह कठोच सर की बुक से ही पूछा गया था। और कहीं भी हमें यह प्रश्न आपको देखने को नहीं मिला। हमने BS नेगी भी देखी और पुस्तकें भी देखी, अजय रावत भी देखी, लेकिन हमें इसका आंसर नहीं मिला। और यह आंसर हमें कठोच सर की बुक में मिला है। तो इसका मतलब दोस्तों कठोच सर की बुक को आयोग फॉलो करता है, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए पुलिस के लिए तो उतना नहीं कहेंगे, लेकिन जो लेखपाल पटवारी फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट्स है उसके लिए, उनके लिए यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन आपका ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा डीप लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1923 में टिहरी रियासत की राजधानी का प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो सरल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अगर यहां पर ये तिथि नहीं देते तब आपके लिए ये प्रश्न थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन तिथि दे दी है और तिथि के आधार पर आप आसानी से इसका आंसर पता कर सकते हो कि इस समय कौन है। इस समय जो है वो नरेंद्र शाह है। कौन है? नरेंद्र शाह है। अब जरा यहां पे देखिए कि कठोच सर की बुक में इन पॉइंटों को लिखा गया है। इन पॉइंटों को अभी आप नोट कीजिए। देखिए कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले देखिए कि 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की थी। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना इसने की थी। 1920 में ही उच्च शिक्षा हेतु इसने छात्रवृत्ति भी देनी शुरू की थी। उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति। फिर देखिए 1940 में जो प्रताप हाई स्कूल है इसे इंटर स्कूल में कन्वर्ट किया था। 1942 में जो राजमाता नेपालिया थी उसके द्वारा कन्या पाठशाला की स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों यूकेएसएससी इस प्रकार के फैक्ट पूछता है, तो इन फैक्ट को देखिए। राजमाता नेपोलिया द्वारा कन्या पाठशाला की स्थापना 1942 में। टिहरी 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना और 1923 में प्रतिनिधि सभा का गठन। यह प्रश्न यूकेएसएससी ने आपको कनिक सहायक में पूछा था। 1924 में राजभवन का निर्माण करवाया था जो नरेंद्र नगर है। और उसके बाद बात करें 1925 में इसने राजधानी स्थानांतरित की थी। तो बस दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। अब जरा अगला क्वेश्चन देखिए। तो पेज नंबर ये 204 में था। एक ही पेज में देखिए दोस्तों, कभी ये होता ना कि हमें एक ही पेज में इतने सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और कभी कभी ये होता है कि हम 10 पेज भी देख लेते हैं और वहां पर हमें एक प्रश्न भी नहीं बनता। तो जहां से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और कुछ और फैक्ट अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे कि 1921 में पहली जनगणना इसी के काल में हुई थी, है ना। और इसी शासक के काल में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना और 1939 में कुष्ठ विधान पारित भी इसी के काल में हुआ था। और अंग्रेजों द्वारा KCSI की उपाधि दी गई थी। यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने आपको पूछ लिया है कि किसे KCSI की उपाधि दी थी। तो बस दोस्तों इन फैक्ट को ध्यान रखना। बाकी 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना और रानी नेपालिया द्वारा जो आपको बताया था कि 1942 में कन्या पाठशाला की स्थापना। अब जरा यहाँ पे देखिए मानवेंद्र शाह का राज तिलक कब हुआ था, यह आपको बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि मानवेंद्र शाह का राज तिलक कब हुआ था। तो बताइए दोस्तों मानवेंद्र शाह के बारे में आपको बताना है कि इसका राज तिलक कब हुआ था। जरा बताइए कब हुआ था। तो बताइए दोस्तों, बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों इसका हुआ था 5 को, देखिए 5 अक्टूबर को।
5 अक्टूबर को। और 1900 कब? 1900 दोस्तों ये हुआ था 46 में, 1946 में, 5 अक्टूबर 1946 में। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, अक्टूबर 1946 इसका बिल्कुल सही है। तो बस दोस्तों यहाँ पर ही हो गया। टिहरी राज दरबार और प्रजामंडल के मध्य समझौता हुआ, यह भी काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है। यह बताइए जरा कब समझौता हुआ था? टिहरी राज दरबार और प्रजामंडल के मध्य समझौता कब हुआ था? बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, यह हुआ था अगस्त 1946 में। अगस्त 1946 कहाँ पर है? यह ऑप्शन नंबर बी, यानी अगस्त 1940। और मानवेंद्र शाह का निधन की बात करें तो कब हुआ था मानवेंद्र शाह का निधन? जरा बताइए। तो बताइए, जनवरी 2007, मार्च 2007, जनवरी 2008 या फिर मार्च 2008 को। तो कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था दोस्तों, और जनवरी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो चुका है। अब जरा यहाँ पे देखिए मानवेंद्र शाह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए यह जो पॉइंट है जो आपको कमलेंदु शाह वाला दिखाई दे रहा है, ये कठोर सर की बुक में नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया है। आप इसे देख लीजिए कि जीवन ज्योति माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक इन्होंने लिखी है कमलेंदु शाह ने, जो इनकी माता है। पद्म भूषण पुरस्कार 1958 में इन्हें दिया गया था। बाकी ये पॉइंट आपको कठोर सर की बुक में मिल जाएगा। जन्म ये हुआ था 1921 में जन्म हुआ था, और जनवरी 2007 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले सकलाना विद्रोह यहाँ पे हुआ था। कीर्तिनगर विद्रोह भी इन्हीं के काल में हुआ था 1948 में, जिसमें नागेंद्र सकलानी और भोलो राम जी शहीद हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 अगस्त 1949 को 50वां जनपद बना था। यूबीटीआर आपको बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। शांति रक्षा अधिनियम 1947 में 28 अप्रैल को। और यहाँ पर दोस्तों अगस्त 1946 की बात करें तो टिहरी प्रजामंडल को कानूनी रूप से स्वीकृत करना होता था। तो बस दोस्तों यहाँ पर यह हो गया टिहरी मंडल। देखिए यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि 23 जनवरी 1939 टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कहां पर? देहरादून पर। 23 जनवरी 1939 टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में। तो बस दोस्तों यहां से इतने ही पॉइंट थे। अब जरा यहां पर देखिए, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न है ना ढाकर वाला, यह प्रश्न भी आपको कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है। कनिष्ठ सहायक वाला पेपर में पूछा गया है। और एक चीज दोस्तों मैंने नोटिस की है कि जो कनिष्ठ सहायक वाला जो पेपर हुआ था, उस पेपर में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, 6-7 क्वेश्चन डायरेक्ट कठोर सर के बुक से पूछे गए थे, जो हम आपको करवा रहे हैं। तो 6-7 क्वेश्चन तो हमें डायरेक्ट मिल चुके हैं। 4-5 क्वेश्चन हमने आपको पहले भी डिस्कस करवाए थे, और 4-5 क्वेश्चन आज भी डिस्कस करवा रहे हैं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? देखिए सबसे पहले है दुर्गादत्त पैनुली किस पौंड शासक का वजीर था? तो बता सकते हैं दोस्तों किसका वजीर था? तो दुर्गादत्त पैनुली किसका वजीर था? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी के वजीर देख लीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए पृथ्वीपति शाह की बात करते हैं। तो पृथ्वीपति शाह का जो वजीर था वो था गजेश सिंह। दुर्गादत्त पैनुली की बात करें तो वह था सुदर्शन शाह का। दुर्गादत्त पैनुली सुदर्शन शाह का। जैकिर शाह की बात करें तो जयदेव था। और रंगी बिष्ट की बात करें तो फतेहपति शाह था। तो बस दोस्तों इन फैक्ट को ध्यान रखना, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही है, और इस हिसाब से हमने इसे क्रम में भी रखा है। ढाकर शब्द का अर्थ किससे जुड़ा है? और आपको हाल ही में पूछा गया कनिष्ठ सहायक का प्रश्न है, ढाकर शब्द का अर्थ किससे था? तो बताइए जरा, कृषि से है, यात्री विश्राम गृह से है, युद्ध से है, या फिर व्यापार से है? तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? 119 का ढाकर शब्द का अर्थ निम्न में से किससे जुड़ा है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा ढाकर शब्द का? तो देखिए दोस्तों ढाकर की बात करते हैं तो ढाकर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी व्यापार से, बिल्कुल सही है। देखिए ढाकर की बात करें दोस्तों तो आप इसे ढोकर ऐसे तोड़ना, ढोकर यानी कुछ सामान लाद कर नहीं, यानी कुछ सामान को लादना, कुछ सामान को ले जाना, यानी कुछ सामान को ले जाना। तो जब व्यापार होता था तो उस समय बहुत सारे, जब पैदल मार्ग हुआ करता था तो बहुत से व्यक्ति जो सामान थे, जो मेन बाजार होते थे, वहां से अपने या कहीं दूसरे गंतव्य तक ले जाने को ही यहाँ पर ढाकर कहा जाता था। तो बस ये व्यापार यात्रा से जुड़ा था। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपको पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन ये था कनिष्ठ सहायक में कि ढाकर संबंधित है पर्यटन यात्रा से, साहसिक यात्रा से, धार्मिक यात्रा से, या व्यापार यात्रा से? यह प्रश्न है 31 अक्टूबर 2021 का। और देखिए ये किससे है? ये व्यापार यात्रा से है। मतलब जो सामान वगैरह होता था, जो भी व्यापार करने में जो सामान होता था, उन्हें ढहाना था, उन्हें अपने कंधे पर लाद कर चलना होता था। तो ढाकर इसी से बना है, ढोकर चलना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अब है अगला क्वेश्चन, जरा इसका आंसर दीजिए। ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के मध्य ट्रेड रेगुलेशन हेतु किस वर्ष, शायद यहाँ पे आपको वर्ष ये पूरा ना दिखाई दे, यहाँ पे देखो किस वर्ष है, यहाँ पे पीछे कट गया होगा शायद, किस वर्ष एक सेना रक्षित दस्ता तिब्बत लासा भेजा गया था?
इसका आंसर आपको देना है। जरा दीजिए दोस्तों 120 का आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए जरा क्या होगा और डीप लेवल का प्रश्न है। तो दीजिए दोस्तों आंसर क्या होगा, तो सोचिए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 1904 यहाँ पे सही है। देखिए ट्रेड रेगुलेशन यहाँ पर क्या था, देखिए जो ट्रेड रेगुलेशन जो एक्ट आया था दोस्तों, ये आया था यहाँ पे 1893 में। कब आया था, 1893 में। और इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यहाँ पर ये था जो भारतीय व्यापार है उन्हें सुविधाएं प्रदान करना। जो यहाँ पर एक दूसरे के साथ जैसे भोटिया व्यापार होता था, तिब्बत के साथ व्यापार होता था, तो व्यापार में टैक्स ना लगे, यानी एक दूसरे की सीमा जानने पर टैक्स ना लगे, इसलिए रेगुलेशन लाया गया था। और जब तिब्बत यहाँ पे मान नहीं रहा था तो उसके बाद 1904 में एक सेना भेजी गई और इस सेना का जो नेतृत्व क्या था, वो क्या था, कर्नल किसने, कर्नल यंग हंस बैंड ने, यंग हंस बैंड। तो कर्नल यंग हंस बैंड इसका पूरा नाम था और इसने यहाँ पर किया था। तो बैंड है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेना, साफ साफ नहीं लिखा है। तो कर्नल यंग बैंड था इसका नाम और इसके नेतृत्व में 1904 में भेजा गया था। बस दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखना है। और जो तिब्बत का जो यहाँ पे जो दलाई लामा था उसने तब स्वीकार कर लिया था कि अब फ्री ट्रेड यूनियन क्या होगा, फ्री ट्रेड यहाँ पर बात चलेगी। और 1962 तक चलता रहा था, जब तक कि यहाँ पर भारत चीन युद्ध नहीं होता है। अब है यहाँ पर 121वां क्वेश्चन कि नागपुर परगने में स्थित पोखरी और देवलगढ़ में डोबरी और धनपुर क्षेत्र में जो खनिज है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए नागपुर परगने की बात करें तो वहाँ का जो पोखरी क्षेत्र है, देवलगढ़ का डोबरी और यहाँ पर धनपुर क्षेत्र जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो सोचिए जरा किसके लिए प्रसिद्ध होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देंगे ऑप्शन नंबर बी यानी तांबा तो यह बिल्कुल सही है। तो तांबा इसका राइट आंसर है। अब जरा देखिए 122 और 123वां क्वेश्चन, देखिए अच्छा लेवल का प्रश्न है और डीप लेवल का प्रश्न है। पवारकालीन जो भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी और पवारकालीन को शब्दावली है यह भी आपको बताना है। तो बताइए जरा 122 का क्या होगा, खार, मुट्ठी, झूला या फिर दौड़ या दोण, इसे दोण कहते हैं। तो बताइए जरा पवारकालीन भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी। तो देखिए दोस्तों बताइए जरा, तो देखिए खार होगी, द्रोण होगी या फिर झूला होगी या फिर मुट्ठी होगी। तो बताइए। तो अगर दोस्तों यहां पर आप दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो यह तो गलत है, क्योंकि यह जो है ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई जो भूमि माप की थी वो मुट्ठी थी और सबसे बड़ी जो इकाई थी दोस्तों वह थी यहाँ पर झूला। क्या थी, झूला। तो 122 का आपने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पे पवारकालीन शब्दावली है, ये आपको बताना है कि वस्त्र सिलने वाला ओझी होता है, झूला बांधने व नाव चलाने वाला धुनार कहा जाता था, जो कास्ट यानी लकड़ी के जो भांड बनाता था, बर्तन बनाता था, उसे चिम्यार कहा जाता था, भवन निर्माता वाले को वोड कहा जाता था और बांस तथा रिंगाल से घरेलू भांड बनाने वाला, जो रिंगाल से या फिर बांस से बनाता था भांड वगैरह, तो उसे कलाल कहता था। तो बताइए जरा इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए जरा इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों, बताइए जरा, तो बताइए जरा। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे पहले क्वेश्चन के बता दूं कि एक मुट्ठी की बात करें, देखिए एक मुट्ठी की बात करते हैं तो एक मुट्ठी बराबर होता है दोस्तों, देखिए एक मुट्ठी नहीं सॉरी 8 मुट्ठी बराबर 8 मुट्ठी। जब 8 मुट्ठी जुड़ती है तब होता है एक शेर। क्या होता है, एक शेर। और एक शेर बराबर होता है 500 ग्राम। क्या होता है, 500 ग्राम। तो यानी 500 ग्राम का होता है 8 मुट्ठी। तो बस ऐसे पॉइंट ध्यान रखना है, पूछा जाता है ना। तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे पूछा जाएगा कि कितने मुट्ठी का 1 केजी होगा, तो कितनी मुट्ठी का 16 केजी, 16 मुट्ठी की बात करें, यानी 16 मुट्ठी की बात करें तो 16 मुट्ठी का कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, 1 केजी होगा। तो बस इन फैक्ट को ध्यान रखना दोस्तों कि एक शेर 500 ग्राम का होता है और 8 मुट्ठी जब जुड़ती है तब जाके एक शेर बनता है। इसका आंसर दीजिए जरा क्या होगा। तो सोचिए क्या होगा, ए बी सी डी और ई। तो सोचिए जरा क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ई यानी यहाँ पर ये वाला, तो यह बिल्कुल सही है। देखिए कलाल नहीं कहा जाता था, देखिए क्या है, कलाल इसे नहीं कहा जाता था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए कलाल है तो कलाल का मतलब क्या होता था। देखिए कलाल की बात करें दोस्तों तो जो यहाँ पर जो मध्य होता था ना, मध्य, ये वाला जो दारू वाला होता था, मध्य जो मद्यपान वाला होता था, इसके निर्माण और व्यापार का जो कार्य करता था उसे कलाल कहते थे। और कलाल के अलावा उसे सोंडिक भी कहते थे। सोंडिक, कलाल या फिर सोंडिक, कलाल
या फिर शोंडिक। तो कलाल और शोंडिक कहते थे किसे? ये मद्य, जो मद्यपान करने वाला या फिर मद्य जो बेचने वाला होता था उसे कहते थे। और बांस और रिंगाल जो भांड बनाने वाला था इसे क्या कहते थे? देखिए इसे कहते थे सड़िया। क्या कहते थे दोस्तों? सॉरी, उसे कहते थे रुडिया। क्या कहते थे? रुडिया। क्या कहते थे? रुडिया। तो बस उसे कहते थे रुडिया। कौन? जो बांस और रिंगाल से घरेलू भांड बनाने का काम करता था। और इसी को कुट्टक भी कहा जाता था। कुट्टक, तो कुट्टक भी इसी को कहते थे। बाकी सब सही है। वस्त्र सिलने वाला ओजी कहते थे, झूला बांधने वाला धुनार होता था, काष्ठ भांड बनाने वाला चिम्यार होता था, और बाकी जैसे ताम्र भांड वाले टमटा वगैरह आपने पहले जानते होंगे, तो वो यहाँ पे हमने नहीं रखा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 124वां है, धातु माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक पल कितने के बराबर होता है? एक पल कितने तोले के बराबर होता है? कितने तोले के बराबर होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा दीजिए जरा कि धातु माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो एक पल है वो कितने तोले के बराबर होता था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा कि एक पल कितने तोले के बराबर होता था? एक पल कितने तोले के बराबर होता था? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देंगे ऑप्शन नंबर बी यानी 5 तोला, यह बिल्कुल सही है। अभी डिटेल से भी आपको बताएंगे। और जौ नामक जो मुद्रा है ये पंवारकालीन थी। यह कौन से टकसाल से निर्मित होती थी ये आपको बताना है। तो बताइए जरा 125 का क्या होगा कि जौ नामक मुद्रा, जौ देखिए जौ नामक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। और यह मुद्रा बताइए जरा कहाँ से है? तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर सी देंगे लद्दाख, तो ये सही है। देखिए लद्दाख इसका बिल्कुल सही है, लद्दाख से यहाँ पर निर्मित होती थी। अब जरा यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों इसे, कि एक तोला होता है 10 ग्राम का। अभी भी होता है नॉर्मल, बोलते हैं ना कि एक तोला, तो 10 ग्राम का होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और शब्दावली है, वो है एक पल। एक पल होता है 5 तोले का। 5 तोले का मतलब हो गया 50 ग्राम का। कितने का हो गया? 50 ग्राम का, यानी एक पल बराबर 50 ग्राम। और यहीं पर बात करें दोस्तों 20 पल का, तो 20 पल का मतलब होता है दोस्तों 100 तोला, या फिर इसे कह सकते हैं 1% के बराबर। और 10% की बात करें 1 तिमासी। 40% का 1 गढ़वाली रुपए होता था। 40% का, जब 40% मिलता था तब जाके 1 गढ़वाली होता था, यानी 1 गढ़वाली रुपया। और 50% का 1 फर्रुखाबादी रुपया होता था। तो ये उस समय की शब्दावली है। तो जरा आप यहाँ पे देखिए कि प्रमुख शिला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। नारायण शिला हरिद्वार में, वराह शिला देवप्रयाग में, नारद शिला बद्रीनाथ में, और नरसिंह शिला कंडोलिया में। तो इसका आंसर दीजिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 126वां क्वेश्चन है, दीजिए जरा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नारद शिला, बद्रीनाथ, नरसिंह शिला, कंडोलिया, बताइए जरा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर देंगे आप ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह शिला या कंडोलिया में नहीं है। यह जो शिला आपको मिलेगी यह आपको कहाँ पे मिलेगी? यह आपको मिलेगी देवप्रयाग में। तो बस इन्हें ध्यान रखना, आपको पूछा जाता है। नारायण शिला बहुत ही प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, नारायण शिला बहुत ही प्रसिद्ध है। अब देखिए दोस्तों, देखिए बहुत सी इंपॉर्टेंट पुस्तकें यहाँ पे हमने रखी है। और देखिए ABCDEF यानी लगभग 6 किताबें आपके सामने, और इन 6 किताबों के अलावा और भी आपके सामने रखेंगे। इन्हें आपको आज ही याद करना है। प्रमुख रचना और रचनाकार हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सुमेलित है, यानी इन सभी की रचना है। तो देखिए जरा आप क्या एलिमिनेशन से कर सकते हैं इस मेथड को कि इसे सही आंसर तक पहुँच पाए। तो सोचिए दोस्तों क्या इसका सही आंसर होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आप क्या सोचेंगे, ज़रा सोचिए जरा, काफ़ी टफ लेवल का प्रश्न है, काफ़ी डीप लेवल का प्रश्न है। और हरिदत्त शर्मा, आपको ध्यान आया होगा, हरिदत्त शर्मा ये वही शर्मा है जो किसके कवि थे, राजकवि थे, सुदर्शन शाह के राजकवि थे, प्रद्युम्न शाह के दरबार में भी थे कुछ टाइम पे। तो यहाँ पर बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह है रामदत्त कीर्ति विलास नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कुमुदानंद की बात करें, सुदर्शनोदय काव्य, ये सबसे पहले हमने आपको डिस्कस करवाया था, सबसे पहले डिस्कस करवाया था कुमुदानंद, सुदर्शनो काव्य। हरिदत्त शर्मा, यह सभाभूषण बिल्कुल सही है। रामचंद्र फतेह शाह यशोवर्धन, रामचंद्र कडियाल था इनका पूरा नाम, तो रामचंद्र कडियाल फतेह शाह यशोवर्धन। विद्यादत्त पैनुली, नरेंद्र चंद्र वंशम, देखिए नरेंद्र जो शाह है उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने कनक, जो कनक है उसके बारे में लिखा है, तो कनक वंश महाकाव्य। तो बस दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब जरा यहाँ पे देखिए
जो कीर्ति विलास है वह जो पुस्तक है दोस्तों वह किसका है, वह है दोस्तों यहाँ पे किसकी है, वह है सदानंद डबराल की। और रामदत्त की बात करें तो वह जो पुस्तक है दोस्तों वह है प्रद्युम्नोदय काव्य, प्रद्युम्नोदय काव्य। तो प्रद्युम्नोदय काव्य जो पुस्तक है यह लिखी है रामदत्त ने, यानी प्रद्युम्न शाह का काव्य लिखा है रामदत्त ने। कीर्ति विलास लिखी है सदानंद डबराल ने। और हरिदत्त की बात करें तो सभाभूषणम इसने लिखी है। फिर यहाँ पे देखिए हरिदत्त शर्मा बहुत ही बड़ा राजकवि था और इसने बहुत सारे लिखे हैं, श्रृंगारलता, सभाभूषणम, कामदूत काव्यम और बाड़ाहाट प्रशस्ति जो सबसे पहले आपको बताया था। और बाकी दोस्तों वासवानंद की बात करें यह भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, फतेह जो यहाँ पे सुदर्शन साहब उसके काल में था, प्रश्न बिंदु इसने लिखा है। महिधर शर्मा की बात करें तो कीर्ति पंचांग इसने लिखा है। तो महिधर शर्मा कीर्ति पंचांग, महिधर शर्मा कीर्ति पंचांग। तो बस दोस्तों यहाँ पर यह हो चुका है। अब है यहाँ पर 128, 129 प्रश्न। तो यह भी दोस्तों काफ़ी डीप लेवल के प्रश्न हैं और आप सभी यहाँ पर देखिए दोस्तों जो यहाँ पर जो कठोर सर की बुक है, यहाँ पर कठोर सर की बुक में एक चीज़ नोटिस की मैंने कि यहाँ पर जो अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, डीप लेवल के प्रश्न हैं, वो आपको गढ़वाल पावरवंश में मिलेगा। लगभग 150 पेजेस केवल गढ़वाल पावरवंश के हैं। बाकी और जो राजवंश है उनके बारे में बहुत कम लिखा है कठोर सर ने अपनी इस पुस्तक में। बाकी गढ़वाल पावरवंश के बारे में डीप डिस्कस से लिखा है। तो डीप यहाँ पे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं आपके सामने रखे हैं। बताइए जरा, किस पावर शासक का कार्यकाल हिंदी विकास का प्रसिद्ध रहा है? तो दोस्तों आपने यहाँ पर जो पिछली क्लासेस में पढ़ा था उसके आधार पर इसका सही आंसर तक पहुँच सकते हो। तो बताइए दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसे कर सकते हो। तो सोचिए जरा क्या होगा 128 का। तो मान शाह, फतेहपति शाह, सुदर्शन शाह या फिर कीर्ति शाह, कौन हो सकता है इसका सही आंसर? तो सोचिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सोचोगे ऑप्शन नंबर सी, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। फतेहपति शाह के काल में हिंदी का विकास हुआ था। और देखिए दोस्तों, आप कैसे याद करोगे? देखिए फतेहपति शाह को उत्तराखंड का अकबर कहते हैं क्योंकि इसके दरबार में 9 रत्न थे, आप सभी जानते हैं। और हिंदी का विकास जो हुआ था वो अकबर के काल में हुआ था। तो यहाँ से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो बाकी दोस्तों फतेहपति शाह के दरबार में बहुत जो रचनाकार हैं, बहुत यहाँ पे जो कवि है, उन्हें यहाँ पे सम्मान दिया गया था, इसलिए यहीं पर हिंदी का विकास भी ज़्यादा हुआ और प्रसिद्धि भी इस कारण यहाँ पे मिली है। अब है निम्न बुक इनमें से कौन सा नहीं है, जरा बताइए कि सुमेलित नहीं है? लीलानंद कोटनाला, श्रीपुर लीला, मियाँ प्रेम सिंह गुलदस्त तिवारी के कोह, आलम सिंह राणा ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल और हरिकृष्ण रतूड़ी उत्तराखंड का इतिहास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है, जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 129 का लीलानंद कोटनाला। देखिए दोस्तों डीप लेवल का प्रश्न है, अच्छे लेवल के प्रश्न है। तो बताइए जरा। तो एक चीज दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ, तो इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी देंगे उत्तराखंड का इतिहास गलत है ना। तो जरा आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। हरिकृष्ण रतूड़ी की बात करें, उन्होंने तो गढ़वाल का इतिहास लिखा है, गढ़वाल का इतिहास। और इसके अलावा इन्होंने जो यहाँ पर 1900 यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, 1928 तो 1928 में प्रकाशित हुई थी गढ़वाल का इतिहास। नरेंद्र हिंदुलो इन्होंने लिखा है 1918 के आसपास। और बाकी दोस्तों सभी सही है। और गुलदस्ता तिवारी की बात करें तो प्रताप शाह के काल में थे। और वहीं पर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दोस्तों जब भवानी शाह की बात करें, भवानी शाह के दरबार में भी थे। तो भवानी शाह के काल में इन्होंने क्या किया था कि जब शेरशाह गद्दी पर बैठ गया था तो उसका जो षड्यंत्र हुआ था उसकी जानकारी इन्होंने लिखी थी। और बाकी दोस्तों जरा यहाँ पे देखिए आप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे देखो कि तोता कृष्ण गेरोला की बात करते हैं। देखिए कुछ और पुस्तकें दोस्तों, देखिए पुस्तकें यहाँ पे बहुत है दोस्तों, एक पुस्तक आपको 1 नंबर दिलाकर जाती है और इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो तोता कृष्ण गेरोला की बात करें तो प्रेम पथिक इनकी रचना है। भवानी दत्त जी की बात करें तो जय विजय इन्होंने नाटक लिखा था 1911 में। यह काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का गढ़वाल का पहला नाटक है जो गढ़वाली भाषा में है, जय विजय नाटक। लीलानंद कोटनाले की बात करें गढ़वाली छंदमाला। रूप मोहन सकलानी की बात करें तो गढ़वीर महाकाव्य। चक्रधर बहुगुणा की बात करें मोछंग काव्य। और महेंद्र योगपुरी की बात करें तो फूलकंडी। तो बस दोस्तों जो टफ लेवल के प्रश्न थे वो यहीं पर तक थे। अब थोड़ा आसान प्रश्न है और अब आपको थोड़ा मजा आएगा। अभी तक थोड़ा टफ लेवल के प्रश्न थे कुछ, कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि हमने आपके सामने टारगेट बहुत बड़ा रख दिया था। जो यहाँ पे इतने बुक जो आपको हमने कहा था कि हम 20 तारीख तक कंप्लीट करवा देंगे, बहुत बड़ा टारगेट था ये। क्योंकि देखिए एक तो पहले पढ़ना है पूरा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट करना है, कॉपी में लिखना है और उसके बाद फिर टाइप करना है। तो काफ़ी समय लग गया उसके चक्कर में। तो फिर भी दोस्तों यहाँ पर आपके लिए है और कोशिश है आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट भी प्रोवाइड करवाएं।
अगला क्वेश्चन है 130 कि सोम का मांडा स्थित है, सोम का मांडा स्थित है श्रीनगर, चांदपुर, देवलगढ़, पवाली, खरक। तो बताइए जरा क्या होगा सोम का मांडा। देखिए मांडा क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का पिलर होता था इस प्रकार का, यानी एक प्रकार का इस प्रकार का पिलर होता था सिंपली, यानी बीच में कुछ खालिस्तान वगैरह होता था, है ना। तो बताइए जरा कहाँ पे होगा सोम का मांडा, जरा बताइए। तो बताइए दोस्तों सोम का मांडा कहाँ पर है, बताइए जरा, अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सोम का मांडा कहाँ पर है, बताइए बताइए बताइए। तो सोम का मांडा कहाँ पर है जरा बताइए। तो जहाँ दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देवलगढ़ इसका बिल्कुल सही है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे एक मधु का, यहाँ पे मघु लिख लिया है, मधु है शायद ये मधु। तो मधु का जो मांडा है वो आपको पवाली खरक में मिलेगा। तो पवाली खरक में आपको ये मिलेगा। 130वां क्वेश्चन ये हो चुका है। अब है यहाँ पर 131 और 132वां क्वेश्चन, जरा आंसर दीजिए। श्याम शाह व हरदास किस वर्ष पृथ्वीपति शाह के दरबार में पहुंचे थे। तो अब जरा इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। हरदास, श्यामदास और हरदास किस वर्ष पृथ्वीपति शाह के दरबार में पहुंचे थे। तो बताइए दोस्तों कब पहुंचे थे, जरा बताइए कब पहुंचे थे। तो आप सभी इसका सही आंसर देंगे, जरा दीजिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1658 इसका सही होगा। मोलाराम से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर कौन आता था, बताइए कौन आता था। तो दीजिए जरा इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, डी होगा, बी होगा, या फिर यहाँ पे बी लिख दिया है यानी ये सी हो गया, और या फिर ए होगा। तो जी हाँ दोस्तों ए इसका सही है, प्रीतम शाह इसका बिल्कुल सही है। बस दोस्तों 1658 में यहाँ पे श्यामदास हरदास इसके दरबार में आए थे जब सुलेमान शाह आया था, और उसी के साथ आए थे। और यहाँ पर बात करें दोस्तों, गढ़वाली चित्रकारी शैली का जो सूत्रपात किया था वो हरदास के पुत्र हीरालाल द्वारा किया गया था। इस फैक्ट को बस यहाँ पे ध्यान रखना। गढ़वाली चित्र शैली का सूत्रपात किसने किया है, हरदास के पुत्र हीरालाल ने। जो हरदास तक था वो मुगल शैली वाले चित्रकार थे, और हीरालाल से यहाँ पर बात करें तो गढ़वाली चित्रकारी शुरू हो गया था, और प्रीतम शाह नीचे वाले का आंसर था। अब देखिए दोस्तों ये दोनों प्रश्न आपको पूछे गए थे अभी हाल ही में कि कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदलाल द्वारा नहीं लिखी गई है, और इसका एक अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। यह भी कनिष्ठ सहायक में आपको पूछा था या वीडियो में पूछा था। तो दोनों का आंसर क्या होगा जरा दीजिए जरा, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए पुराने जो एग्जाम क्वेश्चन आपको पूछ रहा है वो भी दोस्तों आपको बताते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको पूछ रहा है, और उसी के आधार पर बुक में ये दिए हैं इसलिए आपके सामने रखे हैं। तो कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदलाल की नहीं है, तो बताइए। देखिए गढ़वाल पेंटिंग्स भी बिल्कुल है, गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण यह भी बिल्कुल सही है। गढ़वाल की सॉरी यहाँ पर ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है यानी यही सही है, यानी गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण ये बैरिस्टर मुकुंदलाल की नहीं है। तो कोई बता सकते हैं दोस्तों कि यह पुस्तक किसकी है, जो गढ़वाली चित्र शैली है एक सर्वेक्षण है, यह पुस्तक किसकी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह पुस्तक किसकी है, गढ़वाली चित्र का जो गढ़वाल चित्र शैली है एक सर्वेक्षण। तो देखिए यह जो पुस्तक लिखी है दोस्तों यह लिखी है कठोर सर जी ने, ठीक है। तो ये हो गया गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है। तो देखिए गढ़वाली चित्रकला की बात करें तो इस पर सर्वाधिक प्रभाव है कांगड़ा चित्रकला का। किसका प्रभाव है, कांगड़ा चित्रकला का। और यह प्रश्न दोस्तों आपको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रसिद्ध बड़ादित्य मंदिर स्थित है। तो बताइए जरा प्रसिद्ध बड़ादित्य मंदिर कहाँ पर है। तो दीजिए जरा कहाँ पर है, बताइए बताइए। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्मोड़ा में मिलेगा। कत्यूरी शासक जो कटारमल है उसके द्वारा किया गया था, और बड़ादित्य मंदिर यहाँ पर अल्मोड़ा में मिलेगा। अब देखिए जैसे उत्तराखंड शैली में आपको ये मंदिर मिलने वाला है। कुलसारी मूर्ति अभिलेख की बात करें कत्यूरी शासक का है, तो कुलसारी में एक मूर्ति लेख मिला है। सबसे पहले भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ऐसी जानकारी मिलती है कि जो कत्यूरी नाम है सबसे पहले यहाँ पर मिलता है। तो कुलसारी मूर्ति अभिलेख में कत्यूरी शासक किसका है, आसंती देव का, जतपाल देव का, बासंती देव का, या फिर त्रिलोकपाल का। कौन सा इसका सही होगा 136 का। सोचिए जरा क्या होगा इसका आंसर। तो सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, जतपाल पाल इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। बस आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है, जतपाल पाल इसका बिल्कुल सही है। तो बस यहाँ पर यही है। और बड़ादित्य की बात करें तो इसे बूटधारी मंदिर भी कहते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। कत्यूरी राजा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब जरा यहाँ पे देखिए सीरा का अंतिम मल्ल राजा कौन था जिसे रुद्रचंद ने हरवाया था। तो रुद्रचंद ने किस राजा को हराया था ये आपको बताना है।
तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हरिमल इसका बिल्कुल सही है। और इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि कुछ इतिहासकार रामचंद्र को मानते हैं, कुछ तारा मृगांक को मानते हैं। जो सीरा का प्रथम राजवंश था, राजा था, वो इन दोनों को किसी एक को माना जाता है। तो कहीं पर तारा मृगांक लिखा गया है, कहीं पर रामचंद्र लिखा गया है, तो दोनों में थोड़ा विवाद रहता है, ये ऑप्शन के अनुसार करना पड़ता है। तो बस दोस्तों यहाँ पर यह है। अब है अगला क्वेश्चन, चंद्रवंश का पहला नरेश कौन था जिसके विषय में प्रामाणिक सूचना स्वयं उसकी अभिलेख से मिलती है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 138 का। अच्छा क्वेश्चन है, चंद्रवंश का पहला नरेश कौन है जिसके विषय में प्रामाणिक सूचना स्वयं उसकी अभिलेख से मिलती है। तो कौन है वो जरा बताइए। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको क्या मिलेगा जरा बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी यानी अभयचंद, यह बिल्कुल सही है। और सुयो के किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था इसका भी बताइए जरा। तो सुयो के किले का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था, तो बताइए जरा। तो देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी सोमचंद मिलेगा और यह इसका बिल्कुल सही है। तो बस दोस्तों यहाँ पर यही है। और अभयचंद के बारे में आप यहाँ पे देखिए कि 1360 ईस्वी का यहाँ पर यह इसका अभिलेख है। तो बस दोस्तों यहाँ पर यह है। अब जरा सोमचंद के बारे में देखिए जो कठोर सर की बुक है दोस्तों, वहाँ पे जो चंद राजवंश है उनके बारे में कोई खास बातें नहीं लिखी गई है, छोटी छोटी बातें हैं, केवल इनका जन्म बताया गया है और उनका जो काल है, कार्यकाल है। यहाँ तक कि सोमचंद को यहाँ पर वो संस्थापक भी नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बनते हैं वो आपके सामने रखे हैं। देखिए जरा, देखो राजभुंगा जिसे सुयो का किला कहते हैं, इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने? सोमचंद ने करवाया था। 4 आलों का निर्माण करवाया था। कौन से 4 आल? कारकी, तड़ागी, बोरा, चौधरी और यहाँ पर है ये कारकी। तो ये 4 तड़ाग है, कारकी, तड़ागी, बोरा और चौधरी। 4 आल हो गए यानी 4 किलेदार हो गए। और बात करें दोस्तों मेहरा और फटियालगढ़ को इन्होंने मंत्री बनाया था, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे और देखिए, राज्य की ग्रामीण व्यवस्था सुचारू करने के लिए पंचायती व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने मानी जाती है। थोड़ा विवादित रहता है इस प्रश्न पे, फिर भी पंचायती व्यवस्था की शुरुआत सोमचंद से मानी जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखोगे जो इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले देखिए कि इसने खस राजा जो रावत है इसे हरवाया था। और यहाँ पर ये एक स्वतंत्र राजा नहीं था बल्कि मांडलिक राजा था जो नेपाल नरेश जयमल के अधीन रहता था। शिव धर्म को यानी शिव भगवान को मानने वाला था। और सोमेश्वर का एक जो शिव मंदिर है इसका निर्माण भी सोमचंद ने करवाया था। तो यहाँ पर ये हो गया है। सोमचंद के बाद गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? सोमचंद के बाद गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था, जरा बताइए कौन था। तो जी हाँ दोस्तों, दीजिए आंसर क्या होगा। तो देखिए आप सभी इसका सही आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए यानी आत्मचंद। आत्मा के बाद पूर्ण, पूर्ण के बाद इंद्र और इंद्र के बाद यहाँ पर कौन सा होगा, देखिए ये हो गया दूसरा, यानी पहले सोम हो गया, फिर दूसरा आत्म, तीसरा की बात करें पूर्ण, चौथे की बात करें इंद्र और पांचवे की बात करें तो संसार चंद्र यहाँ पर हो गया है। अब जरा यहाँ पे देखिए जो पूर्ण चंद सॉरी यहाँ पे जो इंद्र चंद है, देखिए इंद्र चंद की बात करें दोस्तों तो इसके लिए एक प्रश्न यहाँ पे बनता है। और वो जो प्रश्न बनता है वो बनता है पटरंग पर्ता से, यानी जो रेशम के जो बारे में रेशम के जो कीड़े होते थे इसके लिए झूठ बोलना पड़ता था। और जो ज़्यादा झूठ बोलेगा, जो रेशम के कीड़े हैं, रेशम का जो व्यापार होगा इतना ज़्यादा बढ़ेगा, ये इंद्रचंद्र ने कहा था। तो खैर यहाँ पर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 141वां, चंपावत से शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था। अब देखिए दोस्तों बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको कठोर सर की बुक के अनुसार करवाया है। तो बताइए जरा, चंपावत से शासन करने वाला अंतिम शासक कौन हुआ है। ऑप्शन के अनुसार आपको देना है आंसर, भीष्मचंद्र, सोमचंद, ज्ञानचंद या फिर कल्याण चंद्र द्वितीय। तो दीजिए इसका आंसर, चंपावत से शासन करने वाला अंतिम शासक। तो जी हाँ कौन सा होगा, तो जी हाँ भीष्मचंद इसका बिल्कुल सही है। तो बस दोस्तों भीष्मचंद इसका बिल्कुल सही है। खगमरा कोट का निर्माण इसने अल्बर्टा में करवाया था। राजधानी परिवर्तन का काम इसी ने करवाया था। लेकिन थोड़ा विवाद ये बनता है कि अंतिम रूप से जो राजधानी परिवर्तित की थी वो इसके बाद जो बालो कल्याण चंद बैठा था, है ना, उसने की थी। तो खैर यहाँ पर यह हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी में कुल कितने महलों का वर्णन है। और यह प्रश्न दोस्तों आपको पूछा है वीडियो का और आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। तो अब यहां पर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और आयोग भी आने वाले एग्जाम में इसी को आंसर मानेगा, क्योंकि कठोर सर की बुक में यह दिया गया है और यह सही तिथि है। तो बताइए जरा अब क्या होगा कि आईने अकबरी में कुल कितने महलों का वर्णन किया गया है।
आईने अकबरी में कुल कितने महालों का वर्णन है? तो बताइए जरा। तो बताइए दोस्तों, ये महल नहीं है, महालों है। बताइए जरा महाल। तो बताइए क्या है? 20, 18, 29, 22 और अगर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दे दूँ 21, तो अब बताइए कौन सा होगा? तो बताइए ज़रा फिर भी क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन इस पे जाएंगे तो ये गलत है। ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर सी 29 ध्यान रखना है। अभी तक आप 21 पढ़ते आ रहे थे, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को नकार दिया है और अब आयोग जो आने वाले एग्जाम में इसका आंसर मानेगा वो 29 मानेगा। ध्यान रखना, 29 अब आपको मानकर चलना है। तो आईने अकबरी में कुल कितने महालों का वर्णन है? 29 महालों का वर्णन है। और कठोर सर इनके बारे में बोलते हैं कि मैंने स्वयं इन महालों को देखा है। तो ये हो गया। अगला है थोरचंद का राज्यारोहण। थोरचंद का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ? बताइए जरा, थोरचंद का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ? 1261, 1281, 1255 या फिर 1305? कब हुआ जरा बताइए। तो सोचिए जरा कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको क्या मिलेगा? इसका सही आंसर आपको मिलेगा 1261। यह बिल्कुल सही है, बस आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और गढ़सारी ताम्रपत्र से ये संबंधित है, जो 1261 से लेकर 81 तक इसका कार्यकाल माना गया है। ज्ञानचंद का गोबासा ताम्रपत्र की तिथि बताइए। ज्ञानचंद का गोबासा ताम्रपत्र, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ज्ञानचंद का गोबासा ताम्रपत्र। तो बताइए जरा, ज्ञानचंद का गोबासा ताम्रपत्र। तो दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 1418, यह बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर देखिए ज्ञानचंद की बात करते हैं। 29वां चंद शासक था, किसके समकालीन था? फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद का। तैमूर लंका आक्रमण इसी के काल में हुआ था। कार्यकाल 1365 से लेकर 1420 तक था। और देखिए दोस्तों यहाँ पर कि सर्वाधिक लंबे समय तक राज करने वाला जो शासक था यही था। और इसी ने उपाधि ली थी दोस्तों, कौन सी? गरुड़ ज्ञानचंद की। और गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह ने इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। और सर्वाधिक शक्तिशाली यहाँ पर भी यही था, सर्वाधिक शक्तिशाली। तो सर्वाधिक शक्तिशाली भी गरुड़ ज्ञानचंद है, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला भी यही था। और अंत में इसकी मृत्यु हत्या कर ही होती है। गोबासा ताम्रपत्र, मझेड़ा और सेरा, ये सभी इससे संबंधित है। तो बस दोस्तों यहाँ पर यह हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है, नीलू कठायत। देखिए नीलू कठायत इसका सेनापति था, जिसकी इसने हत्या करा दी थी। और कुमैया खिलत की भी इसे क्या दी थी? उपाधि वगैरह दी थी। पुरुषोत्तम पंत सेनापति था, जरा बताइए किसका था? पुरुषोत्तम पंत सेनापति था। लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद, ज्ञानचंद या फिर कल्याणचंद? 145वें का आंसर दीजिए कि पुरुषोत्तम पंत सेनापति था। और 146 है कि रुद्रचंद की अकबर से भेंट कहां पर हुई थी? दोनों का आंसर दीजिए जरा, दोनों का आंसर दीजिए। पुरुषोत्तम पंत का सेनापति, तो दीजिए दोस्तों। तो जी हाँ, अगर आप देंगे ऑप्शन नंबर बी रुद्रचंद, यह बिल्कुल सही है। और रुद्रचंद की अकबर की भेंट कहां पर हुई थी? तो जी हाँ दोस्तों, अगर रुद्रचंद की भेंट की बात करें तो ये का आगरा में हुई थी। बताइए जरा, रुद्रचंद की भेंट कहां पे हुई थी? क्या आगरा सही है इसका आंसर या फिर कहीं और है? तो बताइए दोस्तों, इसकी भेंट कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी? नहीं दोस्तों, आगरा में तो किसकी भेंट हुई थी? वो श्याम शाह की हुई थी, श्याम शाह की। और आगरा में जो भेंट हुई थी वो श्याम शाह की हुई थी। और किससे हुई थी? जहांगीर से हुई थी, जहांगीर से हुई थी। यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। बस दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये इसका गलत है। तो 146 हो चुका है। और यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पॉइंट देखिए, सबसे नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए कि तराई क्षेत्र में अधिकतर जब इसने राज्य स्थापित कर लिया था तो अकबर के दरबार में गया था। 1588 में लाहौर में इसकी मुलाकात हुई थी। और इससे पहले ये 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर गया था। और बाकी दोस्तों, हुसैन खां का यहाँ पे आक्रमण हुआ था। 1565 से लेकर 1597 तक इसका कार्यकाल था। सहजपाल बद्र जो बलभद्र शाह है इसके समकालीन था। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए कि सेनापति पुरुषोत्तम पंत था इसका, जो यहाँ पर किस युद्ध में मारा गया था? वो मारा गया था दोस्तों ग्वालदम के युद्ध में, जो 1581 में हुआ था। या फिर इसकी एक तिथि जो मिलती है वो मिलती है 1591 डबराल जी कहते हैं, 1581 वाल्टन कहते हैं। और इसमें पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हुई थी। मल्ला महल का निर्माण इसने करवाया था। और बाज बहादुर चंद का कुछ जो यहाँ पे कठोर सर है वो लिखते हैं कि जो मल्ला महल का निर्माण करवाया था वो बाज बहादुर चंद ने करवाया था। खैर दोस्तों, रुद्रचंद प्राथमिकता होगी। और रुद्रचंद के बाद दूसरा जो नाम आएगा, अगर रुद्रचंद
ऑप्शन में ना हो तो बाज बहादुर चंद ने अल्मोड़ा के महल, जो महल है मल्ला महल, इसका निर्माण करवाया था। पहला ऑप्शन हमेशा रुद्रचंद को ही आपको रखना है। तो अल्मोड़ा के मल्ला महल रुद्रचंद, रुद्रचंद ऑप्शन में ना हो तब आएगा बाज बहादुर चंद। और बाकी यहाँ पे देखिए शिक्षा संबंधी इसने बहुत सारे कार्य करवाए थे। ये जो कविता है, जो ये रचना है, उषा रागोदय, सैनिक शास्त्रम, यति चरित्रम, त्रिवेणिक धर्म निर्णय, इन पुस्तकों की इसने रचना की या फिर रचना करवाई है। बाकी दोस्तों हर्षशिलादित्य इसे कहा जाता है और इसने बहुत सारे की, जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं। केनी खेनी, देखिए केनी की बात करें दोस्तों, एक प्रकार के राज सेवक हुआ करते थे, यानी सेवक हुआ करते थे। छोड़ा छोड़ी, ये सभी इन्हीं का निर्माण, यानी इन पदों का इसने क्या करवाया था, कार्य करवाया था। तो यहाँ तक इतनी बातें हैं दोस्तों। और अब यहाँ पर देखिए कि चंद शासक काल में चंद राज्य की सीमा सर्वाधिक विस्तार हुआ था। रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, बाज बहादुर चंद या फिर ज्ञानचंद? इसका आंसर देना है आपको। बताइए जरा कौन होगा इसका सही आंसर। सोचिए जरा क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों अच्छा तुक्का लगा सकते हैं आप, जरा बताइए क्या होगा। बताइए जरा क्या इसका आप सही आंसर देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, बाज बहादुर चंद इसका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, देखिए 50वां शासक था, 1638 से लेकर 78 तक इसका कार्यकाल था। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए कि 1673 में इसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गूंठ भूमि दान दी थी, यानी एक भूमि दान दी थी मंदिर के लिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। स्टार कर दीजिए 10-15 जितने भी आप कर सकते हैं इस प्रश्न पे। और बाकी दोस्तों अनंत देव इसके संरक्षण में यहाँ पे था और इसने एक रचना लिखी है स्मृति कौस्तुभ, तो इसने यह रचना लिखी है। बस दोस्तों यहाँ पर यह है नंबर दोस्तों 147 यहाँ पर ये हो चुका है। अब देखिए जरा हम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी रिवीजन करते हैं। देखिए अल्मोड़ा सूची के अनुसार जो चंद राजा हैं और उनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट वहीं पे देखेंगे। देखिए सोमचंद के बारे में हमने सबसे पहले देख लिया था, वो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। इंद्रचंद के बारे में भी आपने देखा, देखिए इनका कर्म लगाने को आ सकता है। सोम की आत्मा पूरी हुई इंद्र को देखकर, ऐसा आप याद करो, सोम आत्म पूर्ण इंद्र, पहले 4 राजा और फिर इंद्र की बात करें तो संसार चंद, तो पहले 5 राजा आपने देख लिए हैं। और इंद्रचंद की बात करें दोस्तों आपने देखा था पटरंग प्रथा यानी झूठ बोलने वाली प्रथा की इसने शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देखिए जिससे रेशम का व्यापार बढ़ सके। ये सभी राजाओं का कर्म है, हमीरचंद, वीणाचंद, वीरचंद, 10वां रूपचंद, है ना। लेकिन इनका आपको किसी का भी कर्म याद नहीं करना सिवाय इसको छोड़कर। 23वां शासक है और इसका नाम क्या है, थोवरचंद। इसका कार्यकाल भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए थोवरचंद की बात करें, ये 23वां शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जरा आगे देखिए यहाँ पर है 28वां राजा अभय चंद, यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो अभय चंद है वो इसलिए बन जाता है क्योंकि अभय चंद्र एकमात्र सबसे पहला ऐसा राजा है, यानी सबसे पहला ऐसा चंद राज्य है जिसके विषय में प्रामाणिक सूचना स्वयं उसके अभिलेख से प्राप्त होती है। तो अभय चंद यह है जो 28वां राजा है। फिर उसके बाद गरुड़ ज्ञानचंद की बात करते हैं। इसके कार्यकाल की आप देखोगे कि 1365 से लेकर 1419 या 1420 तक था। सर्वाधिक लंबे समय तक यह कार्य करने वाला और सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे गरुड़ की उपाधि दी गई थी। फिर यहाँ पर किसी का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो याद करने की है दोस्तों वह है 34वां शासक विक्रमचंद की। देखिए विक्रमचंद की बात करें 1423 से लेकर 1434-37 तक इसका कार्यकाल मानते हैं। इसके बाद आता है भारती चंद, और भारती चंद से जो प्रश्न आपके सामने बनते हैं वो यहाँ पे देखिए। सबसे पहला प्रश्न कार्यकाल 1437 से लेकर 1477 तक। भारती चंद एक प्रतापी शासक हुआ जिसकी लोक गाथाएं और पवाड़े गाए जाते हैं। और इसका जो वीरांगना भागो भागो धोन्यान है इसके साथ द्वंद्व युद्ध का भी जानकारी मिलती है। और डोटी राजाओं के विरुद्ध दोस्तों इसने 12 वर्ष से युद्ध किया था। और 12 वर्ष से युद्ध करने के बाद कहा जाता है कि यहाँ पर नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। तो बस दोस्तों यहाँ पर ये है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे और जो आपको याद करना है, देखिए इनमें से एक इंपॉर्टेंट राजा है वो है कीर्तिचंद। क्या है, कीर्तिचंद। और रतनचंद की बात करिए, इसका बेटा होता है भारती चंद का, यह भी इसके साथ लगभग सभी युद्धों में भाग लेता है, बहुत प्रतापी राजा होता है। और कीर्तिचंद की बात करते हैं, देखिए कीर्तिचंद से भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये समकालीन किसका है, अजय पाल का समकालीन है। अजय पाल से इसका युद्ध होता है। नाथ संप्रदाय को मानने वाला ये शासक होता है। और यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे आप देखोगे कि जसपुर के निकट कीर्तिपुर नगर की इसने स्थापना भी की थी। बाकी कुछ और राजा आते हैं, इनका कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं उतना दोस्तों। बाकी आप यहाँ पर देखिए थोड़ा आगे। इसके बाद आता है भीष्मचंद, बालो कल्याण, रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद। 43वां शासक है भीष्मचंद। और भीष्मचंद से इंपॉर्टेंट प्रश्न
खगमरे किले का निर्माण, राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का कार्य इसने करवाया था, लेकिन पूर्ण रूप से बालो कल्याण चंद ले जाता है। और बालो कल्याण चंद की बात करें तो देखिए, लाल मंडी किले का निर्माण 45 से लेकर 65 तक इसका कार्यकाल माना जाता है, और अल्मोड़ा राजधानी को 1563 में पूर्ण रूप से ये ले गया था। दोस्तों देखिए कि इसका कार्यकाल देखिए 1565 से 97 तक इसका कार्यकाल है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि 1587 और 88 लगभग 1588 इसका सही आएगा। 1588 में अकबर के लाहौर में इसकी भेंट हुई थी। ग्वालदम का युद्ध 1500 या 81 या फिर 91 में हुआ था रुद्रचंद और बलभद्र के सामने, और यहीं पर पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हो जाती है। और बाकी लक्ष्मीचंद की बात करें 1597 में गद्दी पर बैठता है। 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला यह शासक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहां पर यह है कि 1602 में जो बागनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार कराने का कार्य इसी ने करवाया था। न्योवाली और बिस्टाली नामक जो कचहरी है इसकी शुरुआत भी लक्ष्मीचंद ने ही की थी। तो यहाँ पर ये हो गया। दिलीप चंद की बात करें, यहाँ पर देखोगे कि टीबी से तपेदिक से इसकी मृत्यु होने वाला एक ऐसा शासक था। 21 से लेकर 24 तक 1621 से 24 तक इसका कार्यकाल था। फिर देखिए विजय चंद, देखिए 1625 में राजा बनता है, बिलासी राजा होता है, और उसके जो दरबारी होते हैं वही इसकी हत्या कर देते हैं। और फिर इसके बाद बैठता है तिरमल चंद। तिरमल चंद की बात करें तो 1625 से लेकर 38 तक गद्दी पर बैठता है। और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि यह जो तिरमल चंद है यह श्याम शाह या फिर महिपति शाह के काल में शरण लेता है। और बाज बहादुर चंद की बात करें तो नारायण नाम से इसे संबोधित करते। देखिए इसने अपने अभिलेखों में नारायण नाम लिखा है। नारायण का प्रतीक ये स्वयं को भगवान मानने का यहाँ पे बात करता था कि क्या है, एक देवीय शक्ति है। यानी बाज बहादुर चंद स्वयं को यह कहना स्वीकार करवाया उसने कि जो राजा है वो देवता है, और इसलिए इसने नारायण नाम की उपाधि भी रखी थी। बाकी सर्वाधिक चंद राज्य का विस्तार इसी के काल में हुआ। 1773 में मानसरोवर यात्राओं के लिए इसने गूंठ भूमि दान दी थी। और बाकी एक हत्या दीवाल का निर्माण, बहादुर शाह की उपाधि इसे किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। और उद्योत चंद की बात करें, देखिए उद्योत चंद से इंपॉर्टेंट प्रश्न, खेरागढ़ की संधि। खेरागढ़ की संधि देपाल और उद्योत चंद के बीच में हुई थी 1688 में। कब हुई थी? 1688 में। उद्योत चंदेश्वर मंदिर का निर्माण इसने करवाया है। और अल्मोड़ा का जो तल्ला महल है इसका निर्माण भी इसी ने करवाया है। तो बस दोस्तों यहाँ पर ये है। लास्ट आप देखोगे ज्ञानचंद 52वां कि देखिए 1698 से लेकर 1708 तक इसका कार्यकाल है। बधानगढ़ पर इसने आक्रमण किया था। 1698 से लेकर 1708 तक बधानगढ़ पर इसने आक्रमण किया। और देखिए दोस्तों दुधौली का युद्ध भी इसे कहते हैं, जहां पे फतेहपति शाह और ज्ञानचंद के बीच में होता है। और 1703 के इस युद्ध की तिथि मानी जाती है। मां नंदा की स्वर्ण मूर्ति जब यहाँ पर इसने बधानगढ़ पर आक्रमण किया था, ले गया था और अल्मोड़ा में स्थापित की थी। तो यहाँ पर दोस्तों ये बातें थी। और अब जरा यहाँ पे देखिए जगत चंद की बात करते हैं। देखिए जगत चंद की बात करें तो 1708 से लेकर 1720 तक इसका कार्यकाल था। चंद वंश का स्वर्णकाल इसी के काल को कहते हैं। चंद वंश का स्वर्णकाल जगत चंद। श्रीनगर तक इसने विजय प्राप्त की थी। फतेहपति शाह को इसने हरवाया था। जुआरियों पर इसने कर लगाया था और चेचक के कारण इसकी मृत्यु हुई थी जगत चंद की। देवी चंद की बात करें तो देखिए देवी चंद एक ऐसा राजा हुआ जो दरबारी चाटुकार थे उनके बहकाव में आ गया था। और बहकाव में आने के बाद इसने अत्यधिक धन व्यय किया। और धन व्यय करने के बाद इसने जो दुश्मनी वगैरह ले ली थी, यानी खुद ही इसने जो मुगल से उससे दुश्मनी ले ली थी। मोहम्मद बिन तुगलक इसे कहते हैं। और दरबारी मंत्री ने ही इसकी बाद में हत्या भी कर दी थी। फिर कुछ समय के लिए अजीत चंद गद्दी पर बैठता है, इसकी भी हत्या कर देते हैं। अब इसके बाद कल्याणचंद चतुर्थ भी आता है, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, काफी बड़ा है कल्याणचंद चतुर्थ। और दीपचंद की बात करते हैं। देखिए दीपचंद जागेश्वर मंदिर में इसकी और इसकी रानी की अष्ट धातु की मुद्रा मिलती है। इससे केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यही है। और संरक्षक की बात करें तो इसका संरक्षक था शिवदत्त जोशी जी। तो शिवदत्त जोशी इसका संरक्षक था, किसका? दीपचंद का। और मोहनचंद की बात करते हैं तो देखिए मोहनचंद की बात करें दोस्तों तो 1777 से लेकर 19 तक इसका 79 तक इसका कार्यकाल था। बगवाली पोखर का युद्ध दोस्तों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनचंद से, जो ललित शाह के साथ हुआ था। और यहाँ पे 1979 लिख दिया दोस्तों, सॉरी 1779 में यह युद्ध हुआ था। फिर यहाँ पे देखोगे प्रद्युम्न चंद की, तो प्रद्युम्न चंद दीपचंद का दत्तक पुत्र बैठकर गद्दी पर बैठता है पंवार वंश में। और यहाँ पर इसके काल की बात करें तो इसका जो यहाँ पर मंत्री था हर्षदेव जोशी और मोहनचंद, इसके बीच में पाली गांव का युद्ध होता है 1786 में। तो बस यहाँ से यह है। शिवचंद की बात करें तो यह भी काफी प्रसिद्ध है।
महेंद्र चंद्र लास्ट है। देखिए हवाल बाग का युद्ध हुआ था 1790 में और इसके बाद यहाँ पर जो चंद वंश है वो समाप्त हो जाता है। अब जरा कल्याण चंद की बात देखते हैं। देखिए कल्याण चंद, ये लास्ट फैक्ट है हमारे चंद वंश से। कल्याण चंद चतुर्थ की बात करते हैं तो 1730 से 47 तक इसका कार्यकाल था। प्रदीप शाह का समकालीन था। शिवदेव जोशी इसका संरक्षक था, सेनापति था। और यही शिवदेव जोशी की बात करें तो बाद में जो दीपचंद है उसका भी क्या बनता है, उसका भी यहाँ पे संरक्षक बनता है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देखोगे कि इसने अल्मोड़ा के चौमहल का निर्माण करवाया था। और यहीं पर बात करें रुहेल आक्रमण, इसके यानी एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। 1743 में यहाँ पर आक्रमण हुआ था। मोहम्मद खां यानी सरदार अली मोहम्मद खां के नेतृत्व में हुआ था और प्रदीप शाह ने यहाँ पर क्या भेजी थी, तो सहायता भेजी थी। और फिर 1545 में भी इसने दोबारा आक्रमण किया था। तो कल्याण चंद से दो ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा का चौमहल इसने निर्माण करवाया था और दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रोहेल आक्रमण हुआ था 1743 से लेकर 1745 तक, वही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर नेपाल का एकीकरण किया था, इसका आंसर दीजिए जरा। नेपाल के एकीकरण का कार्य किसने किया था? तो नेपाल के एकीकरण का कार्य, अब यहाँ पर दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने अगले पार्ट पे और गोरखा शासन पे आ चुके हैं। यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं दिए हैं कठोर सर ने, लेकिन जो प्रश्न आपको दिए हैं वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। नेपाल के एकीकरण का कार्य किसने किया था? तो दीजिए जरा आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, ये दिया था ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी नारायण शाह ने, बिल्कुल सही है। और कुमाऊं में गढ़वाल का सर्वप्रथम आक्रमण किस नेपाल राजा के काल में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों रण बहादुर शाह के काल में। तो बस क्वेश्चन नंबर 148 149 यहाँ पर हो गया है। जरा आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, आधुनिक नेपाल का जन्मदाता की बात करें इसी को कहा जाता है और इसका नाम क्या है दोस्तों? पृथ्वी नारायण शाह। और गोरखा शासन को यानी गोरखा को एकत्रित करने का, एकीकरण करने का कार्य भी इसी ने किया था। इसके बाद इसका पुत्र आता है प्रताप शाह जो 77 तक कार्य करता है। और इसके बाद इसका जो बेटा आता है रण बहादुर शाह, वो गद्दी पर बैठता है जो 78 से लेकर 1880 तक कार्य करता है। संरक्षक कौन है? संरक्षक इसकी बात करें राजेंद्र राज लक्ष्मी या फिर कहीं पर इंद्र लक्ष्मी नाम भी आता है। चौधरी बहादुर शाह इसका संरक्षक था। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखिए कि बाद में यह संन्यास ग्रहण कर लेता है और स्वामी निर्गुणानंद के नाम से जाना जाता है। और इसी काल में दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि पाली गांव का युद्ध हुआ था। किसके काल में? देखिए पाली गांव के युद्ध की बात करें दोस्तों, ये हुआ था हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच में, यानी नेपाल से थोड़ा पहले की स्थिति है। जब गोरखा शासन स्थापित हुआ था उससे थोड़ा पहले की स्थिति है। मोहनचंद और हर्षदेव जोशी के बीच में। हर्षदेव जोशी यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कीजिए हर्षदेव जोशी, यहाँ पे देखिए हर्षदेव जोशी और कुमाऊं के राजा के बीच में होता है, जो मोहनचंद के बीच में होता है। हर्षदेव जोशी हार जाता है और फिर दोबारा इससे पर आक्रमण करता है। दूसरे राउंड में ये जीत जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये पॉइंट यहाँ पर थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर्षदेव जोशी को स्वार्थी और देशद्रोही कहा था बद्रीदत्त पांडे ने, राहुल शंकरत्यान ने, एटकिंसन ने या फिर हरिकृष्ण रतूड़ी ने? इसका आंसर दीजिए जरा। हर्षदेव जोशी को स्वार्थी और देशद्रोही कहा था, किसने कहा था? तो बताइए दोस्तों किसने कहा था हर्षदेव जोशी को स्वार्थी और देशद्रोही किसने कहा था? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देंगे ऑप्शन नंबर सी एटकिंसन, यह बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखोगे इसे हरकदेव जोशी भी कहते हैं। दीपचंद का ये दीवान था। कुमाऊं का अलवरी किसे कहते हैं? फ्रेजर और हियर्सी द्वारा यह शब्द दिया गया था। स्वार्थी देशद्रोही एटकिंसन ने कहा था। और विभीषण की बात करें तो राहुल शंकरत्यान ने कहा था। और कुमाऊं का किंग मेकर के नाम से इसे जाना जाता है। लंगूरगढ़ की संधि किस वर्ष हुई, यह आपको बताना है। तो लंगूरगढ़ की संधि बताइए दोस्तों किस वर्ष हुई, जरा बताइए। तो बताइए जरा लंगूरगढ़ की संधि। तो देखिए लंगूरगढ़ की संधि यहाँ पर हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 1792, यह बिल्कुल सही है। तो 1792 बिल्कुल सही है। 1791 में युद्ध होता है और उसके एक साल बाद यहाँ पर संधि होती है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षदेव जोशी किस वर्ष गढ़वाल नरेश का वकील बनकर ब्रिटिश रेजिमेंट के पास बनारस गया था? इसका आंसर दीजिए जरा। तो दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा कि हर्षदेव जोशी किस वर्ष गढ़वाल नरेश से वकील बनकर यहाँ पर गया था? तो देखिए 1797 इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बस आपको ध्यान रखना है, फैक्ट वाला है। 53वां है कुमाऊं गोरखा प्रशासन का प्रथम सूबा कौन था? तो देखिए दोस्तों, बैटरी थोड़ा कम हो गई, लाइट भी नहीं है, तो जल्दी जल्दी करते हैं इसे कि कुमाऊं गोरखा प्रशासन का प्रथम सूबा कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो जी हाँ, अगर आंसर देंगे आप ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जोगमल है। और सभी का कर्म आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दिखेगा जोगमल 1791 92, फिर नरसाई। अब यहाँ पे देखोगे अमर सिंह थापा भी है, 1795 में आया था। और सबसे लास्ट की बात करें चौतरिया बमसा, जो 1806 से लेकर 1815 तक था। और अभी दोस्तों आपको ऐसा प्रश्न वीडियो में पूछा गया था कि कनिष्क सागर में पूछा गया था कि अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो चौतरिया बमसा था। 154वां क्वेश्चन है
कि 1810 और 11 में गढ़वाल का भू बंदोबस्त के लिए भेजा गया था। किसे भेजा गया था जरा सोचिए, बताइए। रणजोर सिंह, अमर सिंह थापा, ऋतुध्वज थापा, तो बताइए जरा। दशरथ खत्री। तो अगर दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए देंगे तो यह बिल्कुल सही है, और दशरथ खत्री और काजी बहादुर को भेजा गया था। 1810-11 में ही पहला गढ़वाल भू बंदोबस्त होता है। अब देखिए मालवागढ़ की संधि। तो मालवागढ़ की संधि कब हुई थी? तो जी हाँ दोस्तों, अगर इस संधि की बात करें तो आप सभी देंगे 15 मई को हुई थी, 1815 को। और यहाँ पर दोस्तों मलोन किला भी संधि कहते हैं। आक्टर लोनी और किसके बीच में? अमर सिंह थापा के बीच में यह हुआ था। अब जरा यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी में देखते हैं। देखिए जब यहाँ पर ये युद्ध हुआ था, आप सभी ने बार बार सुना होगा, और हमने पिछले भी डिस्कस किया था कि देखिए सबसे पहले मेजर बाले जाता है, काठमांडू भेजा जाता है, वो हार जाता है। उसके बाद नंबर आता है मेजर वुड का, इसे गोरखपुर में भेजा जाता है और वो यहाँ पर भी बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। अब जब यहाँ पर ये पराजित होता है तो इसके बाद गोरखपुर में एक नया अधिकारी जाता है जिसका नाम क्या है? कर्नल ब्रेडसा। और कर्नल ब्रेडसा की बात करें तो यहाँ पर गोरखपुर में जो सेनापति था काठमांडू का यानी नेपाल का, परशुराम थापा, इसकी हत्या कर देता है। तो गोरखपुर में यहाँ पर विजय हो जाती है। अब नंबर आता है जिलेप्सी का। तो देखिए दोस्तों, जिलेप्सी सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रेड कलर में आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं यही है। सबसे पहले देखिए कि 19 अक्टूबर 1814 को जिलेप्सी सहारनपुर से देहरादून क्यों निकलता है? तो किस तिथि को निकला है? 19 अक्टूबर 1814 को। और 31 अक्टूबर 1814 को जिलेप्सी युद्ध में मारा जाता है। और यहीं पर दोस्तों अगर आप देखोगे कि जो बलभद्र शाह है वह भी इस युद्ध में मारा जाता है। तो बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है। बाकी अब आता है ऑक्टालोनी का नंबर, और ऑक्टालोनी से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो मालोन की संधि हुई थी जो 15 मई 1815 को हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 15 मई 1815 को मालोन की संधि अमर सिंह थापा के और आक्टर लोनी के बीच में। तो बस दोस्तों यहां पर यही पॉइंट है। और बाकी लास्ट में कुमाऊं में गोरखा और आंग्ल युद्ध होता है। और इस युद्ध की बात करें तो इसकी जो तैयारी होती है काशीपुर से होती है। कर्नल गॉर्डन, निकोलसन और भी अधिकारी होते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो हियर्सी है इसे कुसुम घाट की ओर भेजा जाता है। हस्तिदल चौथरे के साथ इसका युद्ध होता है और हियर्सी यहाँ पर हार जाता है। अब जब यहाँ पर देखें दोस्तों कि हियर्सी को यहाँ पर भेजा, हियर्सी हार गया है। अब नंबर आता है निकोलसन का, और निकोलसन को भेजा जाता है युद्ध के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दोस्तों देखिए, 2-3 पॉइंट सबसे बार बार मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वाकई है गणनाथ का युद्ध। गणनाथ का युद्ध कब हुआ था? 23 अप्रैल 1815। और उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इस युद्ध के बाद यानी जो गणनाथ वाला युद्ध हुआ था, इसके बाद जो यहाँ पर जो गोरखा सैनिक है वो गढ़वाल छोड़कर जाने लग जाते हैं। इस गणनाथ युद्ध के बाद जो 23 अप्रैल 1815 को हुआ और हस्तिदल चौतरे यहाँ पे जो बड़ा सेनापति था इनका वो मारा गया। तो बस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी दोस्तों लास्ट में थोड़ा बहुत यहाँ पर और संधि होती है, लाल मंडी का युद्ध होता है। और उसके बाद अंततः यहाँ पर संगोली की संधि होती है जो 2 दिसंबर 1815 को कर्नल ब्रेडसा और गजराज के बीच में होती है। और अंत में इसे स्वीकार 4 मार्च 1816 को किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक तो हमने देख लिया है। अब जरा गोरखाकालीन जो कर है इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। कठोर सर की बुक में गोरखा के बारे में कुछ खास इंपोर्टेंट दिया नहीं है दोस्तों, बहुत कम यहाँ पे कुछ कर के बारे में 4-5 कर दिए हैं। और ये हमने पहले भी करवाए थे, वही आपको रिपीट करवा रहे हैं क्योंकि रिपीट करोगे तो याद होंगे। तो देखिए सबसे पहले पुंगाड़ी कर की बात करें तो भूमि कर होता था, लगभग सबसे ज़्यादा आय इसी से होती थी। और सैनिकों का जो वेतन था वो इसी कर से दिया जाता था। बाकी टीका भेंट जैसे नाम से पता चल रहा है, टीका यानी शुभ कार्यों के लिए दिया जाता है। तिमारी कर सूबेदार के यानी 2 आना, और फौजदार की बात करें 4 आना, इस प्रकार से यहाँ पे होता था। बाकी दोस्तों इन कर को आप एक बार जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जैसे मरो कर की बात करें तो पुत्रहीन व्यक्ति पर लगता था। रहता कर इंपॉर्टेंट है, जो ग्राम छोड़कर जाते थे। बहता कर जो संपत्ति छुपाता था, संपत्ति छुपाने वाले पर बहता कर लगता था। मौकर घेई कर की बात करें प्रत्येक परिवार से 2 लगता था। ताहन कर की बात करें भोटिया बुनकरों पर लगने वाला यह कर था। और बाकी दोस्तों अधनी दफ्तरी कर की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं जैसे भ्रष्टाचार वाला जो यहाँ पर कर है, जो भ्रष्टाचार यानी जो दफ्तरी वाले होते हैं उनके लिए लगता था। यानी राजस्व कार्य में करने वाले राजकर्मियों के लिए ये कर लिया जाता था। जान्य शून्य कर, दोनिया कर और कुसही कर, तो यह भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पशुचारकों के लिए और ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था। तो बस दोस्तों गढ़वाल जो यहाँ पर गोरखा शासन था इससे इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी।
अब जरा दो चार इंपॉर्टेंट बातें देखिए। ई गार्डनर को कुमाऊं कमिश्नर का पद ग्रहण करने का आदेश कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ, जरा इसका आंसर बताइए कि ई गार्डनर को कुमाऊं कमिश्नर का पद ग्रहण करने का आदेश कब प्राप्त हुआ? तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे 3 मार्च दोगे तो वह तो सही है, लेकिन 1815 3 मार्च 1815 गलत है दोस्तों। 3 मई 1815 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। 3 मई 1815 इसका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखिए कि 3 मई 1815 को गार्डनर को आदेश दिया गया था कि वो अपना कुमाऊं कमिश्नर का पद संभाले, और 8 जुलाई को 1815 को ट्रेल को सहायक के रूप में यहाँ पर लगाया गया था। अब अगला क्वेश्चन है 158 कि ट्रेल ने गढ़वाल को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से यह है कि तो ट्रेल ने गढ़वाल को कितने परगनों में विभाजित किया था? 1821 में जब भू बंदोबस्त हुआ था उससे पहले यहाँ पर 17 परगने हुआ करते थे, और 17 परगने होने के बाद इसने कम कर दिया, और कितना कम कर दिया? तो वो कर दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 11 परगने। तो 11 परगने में बांटा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए हमने आपको ये पॉइंट पहले करवाया था, आपको ध्यान होगा, और यहाँ पर केवल 2-3 पॉइंट हमने नए ऐड किए हैं जो हमें कठोर सर की बुक से मिले हैं, और वह पॉइंट दोस्तों यहाँ पर यह है। देखिए जब हमने आपको करवाया था तो हमने आपको बताया था कि कमिश्नर का पद ये 13 अप्रैल 1816 को हो। ये हमने आपको करवाया था जो आर.एस. टोलिया जी की बुक है उसके आधार पर करवाया था, लेकिन कठोर सर कहते हैं कि 1 अगस्त 1817 को इसने पदभार संभाला था, यानी इसे जो कमिश्नर बनाया गया था वो 1 अगस्त 1817 को बनाया गया था। और बाकी दोस्तों ये 1821 का जो भू बंदोबस्त हुआ, यहाँ पे दूसरे नंबर पर देखिए 17 परगने पहले थे, उन्हें घटाकर 11 कर दिया है, और पट्टियों की संख्या यहाँ पर 48 कर दी थी। और 1826 की बात करें तो चंडी परगना और देहरादून क्षेत्र को कुमाऊं में शामिल किया गया था। और बाकी जो पहले फैक्ट थे, डाक व्यवस्था 1816 में, अल्मोड़ा जेल 1816 में, 1819 में 9 पटवारी पदों का सृजन, 1821 पौड़ी जेल की स्थापना, और पौड़ी जेल की स्थापना 1821, 1822 कुली बेगार में खच्चर सेना की शुरुआत की थी, और बाकी दोस्तों डबल लोक व्यवस्था 1824 में की थी। और यहीं पर आप देखोगे दोस्तों कि नेटिव डॉक्टर 1833, तीर्थ यात्रा पर निर्माण में विशेष रुचि के कारण इसे ईसाई होकर हिंदू होने का आरोप इस पर लगता है। जो प्रश्न पूछा गया है, न वकील न दलील का कार्यकाल इसको माना जाता है। और 1823 का जो 80 सालों का बंदोबस्त था यह काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब है यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और है बाकी। देखिए गढ़वाल विभाजन के बाद गढ़ राज्य और ब्रिटिश कंपनी के मध्य पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई थी। तो बताइए दोस्तों कब की गई थी, जरा बता सकते हो कि कब की गई थी? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी, यह गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है 1819, यह 29 है, सही है दोस्तों, ध्यान रखना। देखिए पॉलिटिकल एजेंट 1829 में, और 1873 की बात करें तो जो प्रताप शाह द्वारा जो भू बंदोबस्त कराया गया था, जिसमें 22 पट्टियां और 6 परगनों में बांटा गया था। तो देखिए 22 पट्टी और 6 परगने टिहरी गढ़वाल में, और 6 परगने कौन कौन थे वो आप यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन है देहरादून को सहारनपुर में विलय का आदेश कब हुआ था? तो देहरादून को सहारनपुर में विलय करने का आदेश, तो देखिए आदेश कब दिया गया था? तो आदेश तो दोस्तों उसी समय दिया गया था, तो यह दिया गया था दोस्तों नवंबर में। तो नवंबर 1815 इसका बिल्कुल सही है, आप ऑप्शन नंबर ए पे जाना। और यहीं पर बात करें दोस्तों, विलय होने का आदेश दिया गया था। 1817 में से कानूनी वैधता दी गई थी, और 1825 में कुमाऊं कमिश्नर में इसे शामिल किया गया, यानी पहले सहारनपुर कुमाऊं कमिश्नर बार बार ऐसा चलता रहा था। 1826 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंडी परगना और देहरादून को कुमाऊं में शामिल किया गया था। तो बस दोस्तों 160 यहाँ पर ये हो गया है, और लास्ट सेकंड और थर्ड यानी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बस, कि कुमाऊं गढ़वाल के 2 जनपदों में बांटा गया था। इसका आंसर क्या होगा आप सभी देंगे, दीजिए जरा। तो बेटी लैपटॉप का चार्ज दोस्तों थोड़ा कम है, इस कारण जल्दी यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1839 है, बिल्कुल सही है। रुद्रचंद के समय तराई में कुल परगने कितने थे? तराई में तो 7 परगने का वर्णन आता है, यह बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों ये सभी परगने हैं। बक्सी जिसे बक्सी नानकता कहते हैं, चिनकी या छिनकी कहते हैं, बिलहरी जो सरबना क्षेत्र है, बोक्सार रुद्रपुर वाला, मुंडिया बाजपुर वाला, सहजगीर जसपुर, कोटा काशीपुर। और बाकी दोस्तों कल्याणचंद के समय 12 गरखा यानी 12 परगने का वर्णन भी मिलता है पहाड़ी क्षेत्रों में। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, काशीपुर परगने का गठन 1844 में और तराई जनपद में हस्तांतरित 1870 में। तो बस यहाँ पर यह है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, और यहाँ पर यह है कि श्रीनगर तहसील को समाप्त किया गया।
तो देखिए ये काफी डीप प्रश्न है और इससे रिलेटेड प्रश्न यूकेएसएससी ने आपको पूछा था कि चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में शामिल कब किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, जरा दोनों को दीजिए, सेम एक जैसे है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर की बात करें तो दीजिए जरा आंसर क्या होगा। पहले देखिए श्रीनगर तहसील को समाप्त किया गया, तो श्रीनगर तहसील को समाप्त कब किया गया दोस्तों जरा बताइए। तो जी हाँ दोस्तों ये किया गया था 1834 में। कब किया गया था, 1834 में। और चंपावत तहसील की बात करें तो ये 1972 वाला बिल्कुल सही है। आप यहां पर देखिए और इन्हें आप नोट करना दोस्तों, ये डीप लेवल वाले प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अगले डीप प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में वो यहीं से बनेंगे। देखिए श्रीनगर और चांदपुर तहसील का गठन 1815 में, डांगू कैनूर तहसील का जो गठन था, यानी जो डांगू जो कैनूर क्षेत्र है इसका गठन 1817 में किया गया। डांगू कैनूर तहसील को 1822 में समाप्त भी कर दिया गया। और टिहरी नगर जो श्रीनगर वाला जो तहसील है इसे भी 1834 में समाप्त कर दिया गया। और बाकी देखिए कि अनेक परिवर्तन के बाद 1960 से पूर्व ब्रिटिश गढ़वाल में केवल 3 तहसील थी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और लैंसडौन, मात्र 3 तहसील थी। और यहीं पर दोस्तों आपने ये प्रश्न देख लिए होंगे, 1972 इसका बिल्कुल सही है। और बागेश्वर तहसील अगर आपको पूछी जाए तो 1974 इसका राइट आंसर होगा। तो बस दोस्तों आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर जो हमने जो मैराथन के रूप में आपके सामने रखा है दोस्तों, असल में अगर यहाँ पे आपके लिए 2 घंटे की ये क्लास है, 2-2.5 घंटे की, अगर इसे डिटेल से अगर दोस्तों और जगह पे देखें तो कम से कम 4 से 5 घंटे का डाटा है ये। तो इसलिए हमने कम समय में अच्छे कंटेंट के रूप में आपको दिया है। तो बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, थैंक यू। और ये बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और हाँ दोस्तों इसकी PDF आपको 2 से 3 दिन बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।